तो हेलो प्रोफेशनल्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्या करने वाले आज हम करने वाले CS प्रोफेशनल GRMC का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में क्या होगा, आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर के 3 लेक्चर के पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये लास्ट एंड फाइनल होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने कहा था कि सर आप थर्ड लेक्चर में भी आप यही कह रहे थे, पर एक्चुअली में क्या है कि आप लेक्चरों के पार्ट्स पे मत जाओ, आप उस पे जाओ कि मैंने 4 से 4.5 घंटे मैक्सिमम ये चैप्टर पूरी तरह से कैसे कंप्लीट करा जाए, जिसके लिए कोई 10 घंटे 20 घंटे अदर फैकल्टीज लेती है। वो सब उन वो सब उनका अपना लुकआउट या उनका अपना तरीका होता है पढ़ाने का। बट मैंने यहाँ पे ICI के स्टडी मटेरियल को कवर करते हुए कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव रिवीजन कवरेज के साथ में, जिसमें एक एक चीज़ें मैंने रटवाने की कोशिश की आपको और ये चैप्टर कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। सो यहाँ पे कल का जो रिवीजन जो हो गया था, जहाँ तक हमने देख लिया था, उसका मैं एक बिल्कुल क्विक आपको ब्रीफ और रिकैप दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके जो दिमाग की जो आंखें, दिमागों में भी आपके जो चक्षु है वो खुल जाएंगे। कि बहुत सारे अभी अभी भी होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो एक ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ मैं। एक सेकेंड। स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की 4 स्टेप्स थी। 4 स्टेप में मैंने देखा था IAAH। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद में एनालाइज करना था, एनालाइज के बाद में असेसमेंट होगा। ध्यान रखना, मैंने 10 बार पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ मैं। एनालिसिस पहले होगा, फिर असेसमेंट होगा। असेसमेंट को हम फर्दर असेसमेंट भी कहते हैं, तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन नहीं हो मिट जाएगा। वरना तो क्या करते हैं, कोई असेसमेंट पहले ले लेता, फिर एनालिसिस लिखता, फिर हैंडलिंग करता, तो आपका पूरा प्रोसेस ही वहीं से गलत हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ना, उसके 4 स्टेप है। 4 स्टेप में IAAH, आई के मतलब आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में एनालाइज करना, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट करना, उसके बाद में फाइनली में आता है हैंडलिंग करना। आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क में, सबसे फर्स्ट स्टेज आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन के स्टेज में हमने किसकी हेल्प ली थी, इसके रिस्क आइडेंटिफिकेशन के जो प्रोसेस है ना, इसमें हमने CA डेड की हेल्प ली थी। CA डेड की हेल्प ली थी। उसके बाद में 7 आइडेंटिफिकेशन असेंशियल्स देख लिया था। अगर आपको ये बहुत सी जल्दी लग रहा हो तो आपके इससे जो पहले के 2 पार्ट है वो देख सकते हैं। 7 आइडेंटिफिकेशन असेंशियल में हमने देख लिया था कि टीम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, अप्रोच, डॉक्यूमेंटेशन, रूट कॉज एंड सिम्टम्स, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रेटिंग इंडेक्स और इवेंट्री। उसमें मैंने कहा था कि आपको ये 2 पॉइंट आप इस लास्ट में लिखना, क्योंकि अगर ये सिस्टम और प्रोसेस नहीं है तो आपको इसको सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं। पहले टीम पार्टिसिपेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रूट कॉज एंड सिम्टम्स, PDR है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रेटिंग इंडेक्स, उसके बाद में इवेंट्री, और उसके बाद में लास्ट में ये जो 2 पॉइंट है ना, रिपीटेशन एंड अप्रोच, ये सब याद कर लेना। उसके बाद में रिस्क एनालिसिस, जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का जो आउटपुट होता है ना, वो एनालिसिस का इनपुट होगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का जो आउटपुट होगा वो एनालिसिस का इनपुट होगा। पूरे हो रहा है प्रॉपर्ली। सो रिस्क एनालिसिस का जो आउटपुट होगा और फिर वो असेसमेंट का इनपुट होगा, और असेसमेंट का जो आउटपुट होगा वो फिर हैंडलिंग का इनपुट होगा। समझ गए, ये 4 IAAH का हमारा प्रोसेस था। एनालिसिस सेकेंड स्टेप थी। सेकेंड स्टेप में भी अब रिस्क एनालिसिस अलग अलग सिचुएशन में यूजफुल होता है, ये यहाँ पे हमने वो देख लिया था। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये 2 आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करो, उसके लिए अलग अलग इंस्टेंसेस दे रखे थे। ह्यूमन का रिस्क हो सकता है अलग अलग। फिर उसके बाद में एस्टिमेट करना है रिस्क को, पहले आइडेंटिफाई करो फिर एस्टिमेट करो। प्रोसेस में 2 ही चीज़ें ध्यान रखना, एनालिसिस के प्रोसेस में 2 ही चीज़ें। ऊपर वाले CA डेड मत लिखाना, मैंने 10 बार बोला है। CA डेड मत लिखाना, वो CA आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के स्टेप्स है। वो प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सारी चीज़ें। फिर एस्टिमेट कर लिया। एस्टिमेट करने के लिए एस्टिमेट हम करेंगे तो उसको हम मेजरेबल होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो मॉनेटरी टर्म में उसकी कोई वैल्यू निकलनी चाहिए। वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ इवेंट, तो रिस्क वैल्यू आ गई, तो ये एस्टिमेट हो गया रिस्क। मैंने जो एग्जांपल दिया था, रेंट लैंडलॉर्ड ने इंक्रीज कर दिया, 80% चांसेस है, यहाँ पे जो मॉड्यूल में एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद में रिस्क असेसमेंट था। असेसमेंट के बारे में हमने देख लिया था, असेसमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट देख लिया था हमने अच्छे तरीके से। प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट के बाद में अब हैंडलिंग ऑफ रिस्क। हैंडलिंग ऑफ रिस्क क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। हैंडलिंग ऑफ रिस्क करना एक कला है। तो पहले अवॉइड करेंगे, या फिर उसके बाद में रिड्यूस कर देंगे, या फिर रिटेन करेंगे। रिटेन या फिर एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान रखना, या तो रिटेन या एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में ही चलता है। एक्टिव रिस्क रिटेंशन, पैसिव रिस्क रिटेंशन। उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, या तो टॉर्ट के थ्रू कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस के थ्रू कर देंगे, जैसे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
ARC या किसी अदर थर्ड पार्टी को दे दिया जिसका कोर कॉम्पिटेंस था, उनकी हेल्प ले ली, या फिर हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम दे देंगे, जिसमें मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के एग्जाम्पल थे। इसके बाद में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनी कहाँ से, ऊपर जो हैंडलिंग में जो हमने हैंडलिंग का जो आर्ट पढ़ा था ना, AR स्क्वायर टी जो हमने पढ़ा था हैंडलिंग में, उसी से ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनी। क्योंकि हैंडलिंग में करेंगे क्या, हैंडलिंग में यही करेंगे, या तो रिड्यूस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, रिटेन कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें दे रखी है, ट्रांसफर कर दिया, टॉलरेट या फिर रिस्क रिटेंशन कर दिया। उसके बाद में रिड्यूस कर दोगे रिस्क को, उसके बाद में अवॉइड कर दोगे रिस्क को, कंबाइन कर दोगे, शेयरिंग कर दोगे, हेजिंग कर दोगे, ये सारी अलग अलग टेक्निक्स है। मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटजी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की बात करी थी, फ्रॉड क्या होता है सेक्शन 25 में दे रखा है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दे रखा है, लेकिन हमने जनरल डेफिनेशन जो लूजली बता रखी थी वो देखी थी, यहाँ पे देख रही थी इंडियन पेनल कोड में जो फ्रॉड की डेफिनेशन दे रखी है वो सब हमने देखी थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली आप याद रखो नहीं रखो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे इतना ज़्यादा मैंने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी याद करने की एग्जैक्टली, बस आप ऊपर की ये जो है ना इतना पार्ट आप याद कर लेना, सेक्शन 25 का रेफरेंस दे देना, आईपीसी में फ्रॉडलेंटली एक्टिविटीज, फ्रॉडलेंटली क्या होता है वो सब बता रखा है, और इंडियन सेक्शन 17 का आप रेफरेंस दे सकते हो। उसके अलावा ज़्यादा उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 25 में आईपीसी में बता रखा है कि फ्रॉडलेंटली का क्या मतलब होता है, और सेक्शन 17 में फ्रॉड क्या होता है ये बता रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना। या तो कोट करो तो प्रॉपरली कोट करना, या फिर कोट ही मत करना फिर। उसके बाद में सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट में फ्रॉड को डिफाइन किया गया। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी में, 3DCR और फ्रॉड रिस्क हो गया की करिए की करिए, तो पहले डिफाइन करो फ्रॉड को, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करो, कम्युनिकेशन चैनल को डिफाइन करो, डिसिप्लिनरी एक्शन 3D ये 1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, और ये C और ये R हो गया। रिव्यूइंग द पॉलिसी को कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहो, ताकि क्या है कि आगे फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सके और फिर से यूज में ले सके। उसके बाद में रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को रिपोर्टिंग करना के बारे में हमने सीखा था कि भाई ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर जो होता है ना कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ये सब बता रखा है कि भाई तेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा ये सेक्शन के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग 143 सब सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है। अगर 143(12) के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग नहीं करी तो 143(15) में उसको पेनल्टी लगेगी। लिस्टेड कंपनी में 5 लाख तक की और अनलिस्टेड कंपनी में 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। पनिशमेंट यहाँ पे दे रखा है। अब रिपोर्ट में भी मैंने बताया था, याद करो फटाफट याद करो। रिपोर्टिंग में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो तो एक प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और अगर 1 करोड़ तक का फ्रॉड हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आपको फ्रॉड का रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होता है, ये होता है, बोर्ड रिपोर्ट में आती है, जो भी रिपोर्टों में आती है आगे वो होता रहता है। रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट, अब इज्जत को बचाना है। रेपुटेशन खराब हो गई तो भाई हालत खराब हो जाने वाली है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था मैगी की रेपुटेशन, मैगी का केस हुआ था। उसके बाद में अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला एग्जांपल दिया था, लॉस ऑफ रेपुटेशन है, लॉन्ग लास्टिंग डैमेजेस। उसके बाद में यहाँ पे ये भी आपने देख लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा, पर मैं आपको शुरू से ब्रीफ दे रहा हूँ यहाँ पे। और कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर होता है, उसको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। रिस्क गवर्नेंस की भी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था पिछले टॉपिक में, तो फिर इसको यहाँ पे मैं बार बार उसी को रिपीट नहीं कर रहा। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स, अब हमारा यहाँ से टॉपिक बाकी था मेनली। तो जैसा कि हमारा रिवाज है, टॉपिक तो चलेगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए कुछ लेके आता हूँ ताकि आपका मूड लाइट हो जाए। उसके बाद में हमको कंटिन्यूअसली पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट 1-2 लेक्चर में मुझे सॉन्ग सुनाए थे, लास्ट के 2 लेक्चर में ऐसा कुछ। उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, एक छोटी सी 4 लाइनों की शायरी है जो मैंने अपनी लिखी हुई है, वो आपको सुनाता हूँ। हाँ शायद झूठी है मेरे चेहरे की सारी बेताबी, शायद झूठी मेरी आंखों में झलक रही है जो हकीकत है। माना मैं धूल हूँ मगर चाहता हूँ हवा बनकर आहिस्ता से छू लूँ मैं तुझे।
तेरे साथ लिपट कर दूर आसमान में उड़ने की ख्वाहिश है मुझे। चाहे तू नींद चैन ख्वाब सब आकर इस सौदे में मांग ले मुझसे, मगर मेरे हिस्से में जो तू है उसे वापस कर दे मुझे। शायद तू उस हद तक ये ना समझ सके, मगर मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। Oh love of mine, with a song and a wine, you're a hash and divine, like truths and in life. But talent's not here, I've nothing to fear. Oh, my love is yellow, giving and hold on. And the bright emptiness in a room full of it, it's a cruel mistress. Wow, I feel this unrest and this all hollowness. Oh, I have nowhere to go. I am cold. And I feel so lonely, yeah. There's better place than this emptiness, and I'm so lonely, yeah. There's better place than this emptiness, yeah, yeah, yeah. दूरे मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है जाने जाना, पूछो तो इतना कहता है, and I feel so lonely, yeah. There's better place than this emptiness, yeah, yeah, yeah. यूं तो मैं उठ गया हूँ नींद से कब का ही, मगर लगता है अभी भी कुछ अरमान बाकी है। यूं तो मैं उठ गया हूँ नींद से कभी का, मगर लगता है अभी भी नींद के कुछ अरमान बाकी है। हाँ चमकदार है पर चढ़ा नहीं है जो सवेरा है, हाँ चमकदार है पर चढ़ा नहीं है जो सवेरा है, लगता है अभी भी जहन में कल रात की तेरी यादों के कुछ निशान बाकी। तो इसी के साथ चलिए एंटरटेनमेंट हो गया। एंटरटेनमेंट की क्लास भी हमने, आर्ट्स की क्लास हमारी कंप्लीट कर ली। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे बताइएगा। और चलिए हम मेन टॉपिक की और इसी एनर्जी के साथ में, बिल्कुल एम्प्टीनेस वाली या कोई भी नहीं आपके साथ में, सब आप अकेले ही हो, दिल टूट गया है, सब छूट गया है, सबको साइड में छोड़ दो, हमको बनना है प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए आपके सर मल्टी टैलेंटेड हो रखे, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे हैं, पर ठीक है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। तो पहले तो ऊपर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड का एक पार्ट है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2004। जो ये फ्रेमवर्क है ना, ये इसी का पार्ट है। अब ये क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, इतनी ज़रूरी चीज़ हो गया है हर लेवल पे। तो यहाँ पे ना नेशनल वाइज नहीं, इंडिया के लिए ही नहीं, इंटरनेशनली भी हर एंटरप्राइज के लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ही क्रूशियल हो गया। क्योंकि हमने पूरे इतनी देर से रिस्क के बारे में पढ़ा समझा, तो रिस्क अब कितना क्रूशियल है तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैनी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस हैव बीन डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल क्या है कि हम जो नेशनल में ऑपरेट नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी होने चाहिए कि जिससे कि क्या है कि रिस्क को मैनेज किया जा सके। और रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके। क्योंकि मान लो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा ही नहीं रहता, अपन यहाँ से
इंटरनेशनल अपने इन्वेस्टर का भी पैसा रहता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अलग अलग टाइप से। तो उस बेसिस पे, उस रीजन से फिर क्या है कि जो है ना ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसीलिए ये इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली मैनेज फ्रेम किया गया है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि पास में एक जस्ट मेरी जो ये वॉल है ना, इसके जस्ट पीछे जो है ना वो हनुमान मंदिर है। तो हनुमान मंदिर है, तो अभी प्रेयर का टाइम हो गया है, मैं रात को 8 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको शायद से मंत्र चैंटिंग की और आरती की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसी भक्ति, इसी डिवाइन इन्वायरमेंट में बहुत एनर्जी मिलती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आप प्रेयर ज़रूर कीजिएगा भगवान से, अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम और इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी नेगेटिविटी आ जाती है। आप अपने आप को थोड़ा लोनली फील करने लग जाते हैं, एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस वाले गाने सुनने लग जाते हैं। तो उसी के साथ में प्रेयर करनी बहुत ज़रूरी है। पास में शिव हनुमान मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है मेरे आसपास, बिल्कुल डिवोशनल एनवायरनमेंट, भक्तिमय एनवायरनमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। अब ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर दिए गए। दिस standard seeks to establish a common view on framework processes and practices and are generally set by the recognized international standard bodies or by industry group. Risk management is a fast moving discipline. अब रिस्क जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट फास्ट मूविंग डिसिप्लिन है। स्टैंडर्ड आर रेगुलरली सप्लीमेंटेड अपडेटेड। तो ये क्या कि स्टैंडर्ड को रेगुलरली अपडेट और अलग अलग सिचुएशन भी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट पे, इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट पे। तो इसीलिए क्या है कि उसमें रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग रीजन से चेंजेस आते रहते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस हो गई, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कस्टमर के परसेप्शन चेंज हो गया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंजेस हो गई। तो उस रीजन से बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है कि चेंजेस आते रहते हैं। तो उसको कैटर करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसको भी अपडेटेड तो रहना पड़ेगा ना। इसीलिए वो स्टैंडर्ड को, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड जो थे उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि पहले कैश में ट्रांजेक्शन होता था, उसके बाद में जो ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम होता है, एक तरह से ये रिस्क भी क्रिएट कर रहा है ना कहीं से। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्टैंडर्ड्स को भी तो उसको कोप अप करने के लिए, उसको कैटर करने के लिए अपडेट उस लेवल पे होना पड़ेगा ना, तब जाके तो हम बिल्कुल लाइन टू लाइन उसमें के पास में आके और उसको रिस्क को हम पूरी तरह से मिटिगेट कर सकेंगे, पूरी तरह से हैंडल कर सकेंगे। डिफरेंट सेंटर रिफ्लेक्ट डिफरेंट motivation and techniques focus on their developers and are appropriate for different organization and situation. Standards are normally voluntarily, although adherence to the standards may be required to be by the regulators or by contract. अब क्या है कि स्टैंडर्ड्स ये जो है ना, इनको अप्लाई करना वॉल्यूंटरीली, ये कैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन पे थोप ही गया होगी ये सारे स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि अब एक रेगुलेटर को और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कह सकते हैं कि आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, रिस्क कमेटी आपकी प्रॉपर फ्रेम होनी चाहिए, और ये सारे जो है ना। तो और उसके बाद में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ऐसा एंटर होने के लिए, मान लो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो आपकी चेक करेंगे कि भाई इनकी प्रॉपर ये कंपनी रातों रात डूब तो नहीं जाएगी, ऐसी तो नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को अध्ययन करना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो सब अध्ययन करेंगे, तो एक विश्वास, एक ट्रस्ट डेवलप होगा इनके बीच में। तो उनमें से एक स्टैंडर्ड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2004। द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन, कोसो, अपने को तो मेनली कोसो याद रखना। कोसो इशूड इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क टू हेल्प बिजनेस एंड अदर एंटिटी असेसिंग एंड enhancing their internal control system। अब कोसो ने क्या करा, कोसो ने इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में रखा, इंटरनल कंट्रोल को लपेट दिया कोसो ने और इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बना दिया। और तो इंटरनल कंट्रोल को डेवलप करने के लिए, तो इससे क्या है कि कोसो का जो फ्रेमवर्क है ना इंटरनल कंट्रोल पे, वो हेल्प करता है बिजनेस एंड अदर एंटिटीज को, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, और सारी एंटिटी, सारे बिजनेस, सारे एंटरप्राइज को कवर कर लिया गया। तो अदर एंटिटीज एंड एनहांस देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो उनको कैटर करने के लिए और उनका इंटरनल कंट्रोल इन्हांस करने के लिए कोसो ने ये फ्रेमवर्क बनाया। इंटरनल कंट्रोल पे फ्रेमवर्क बनाया कोसो ने, किस पे फ्रेमवर्क बनाया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे।
ठीक है। कोसो कंट्रोल सिस्टम ऐसे करके याद रख लेना। कोसो का फ्रेमवर्क किस पे? कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कोसो कंट्रोल सिस्टम ऐसा। अब ये जो डेवलप करा ना ये फ्रेमवर्क एक्चुअली में किसने बनाया? प्राइस वाटर हाउस कूपर ने। प्राइस वाटर हाउस कूपर क्या है? पीडब्ल्यूसी। आपने बिग फोर फर्म का नाम सुना है ना, उनमें से है कि पीडब्ल्यूसी हु वर कमीशन टू डू बाय कोसो। कोसो ने कहा, किसको कहा? पीडब्ल्यूसी को, कि मैंने बनाओ ऐसा तगड़ा वाला स्टैंडर्ड। क्योंकि अब कोसो तो एक कमिटी बनी हुई, पर उनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज थोड़ी इस चीज़ के लिए। तो कोसो क्या कर रहा है? कोसो ने ये काम करने की जिम्मेदारी दी पीडब्ल्यूसी को, प्राइस वाटर हाउस कूपर को। ये जो फ्रेमवर्क है, इट इज रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइंस टू हेल्प एंटिटीज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव एंटरप्राइज वाइड अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट। प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइंस टू हेल्प एंटिटीज, ये प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइंस है। फ्रेमवर्क डिफाइन असेंशियल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट, ये डिफाइन करता है असेंशियल रिस्क एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट को डिफाइन करता है। और ये फ्रेमवर्क इज नाउ बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। एक्चुअली में ये सारे जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ था, इसी को मैंने पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया। इसीलिए ये जनरली एक थ्योरी कॉन्सेप्ट में लाइन टू लाइन ये पॉइंट आप या बस एक समझने के लिए, इसको कोई मगअप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। जो ERM एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, integrated framework which is one of the most widely recognized and applied enterprise risk management framework in the world. It provide principle based approach वापस देखो यही वाली बात है, principle based guidelines, principle based approach to help organization design implementation enterprise wide approach to risk management में enterprise wide risk management में help करता था। enterprise risk management deals with risk and opportunities affecting value creation और प्रिजर्वेशन एंड डेफिनेशन डिफाइंड एज फॉलोज। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अफेक्टेड बाय द एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट। मैंने पहले ही बोला था कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की। और यहाँ पे क्या कि अदर पर्सनल, मान लें कि कोई रिस्क ऑफिसर बना रखा है, रिस्क के लिए अलग से कमिटी बना रखी, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट या फिर अदर पर्सनल, यानी कि वो कमिटी या फिर वो रिस्क प्रोफेशनल जो इसका रिस्क ऑफिसर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्लाइड इन स्ट्रेटेजी सेटिंग एंड अक्रॉस द एंटरप्राइज डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट्स दैट में अफेक्ट एन एंटिटी। इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेटेजी सेट करते अक्रॉस द एंटरप्राइज, तो डिजाइन टू आइडेंटिफाई, जो कि स्ट्रेटेजी डिजाइन की होती है, पोटेंशियल इवेंट दैट विल में अफेक्ट द एंटिटी, जो कि एंटिटी को अफेक्ट करती है। मैनेजिंग रिस्क टू बी विथ इन इट्स रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क को कैसे मैनेज करना है कि रिस्क के जिसके एपेटाइट है या ज़्यादा रिस्क की प्रोजेक्ट हो तो उस प्रोजेक्ट में तो जाना ही नहीं, उससे तो पहले ही हाथ जोड़ के बाहर निकल जा। लेकिन जितनी उनकी एपेटाइट हो उतना तो रिस्क ले ही सकते हैं ना, कि भाई हमारी इतनी एपेटाइट है यूँ, तो उसके रिस्क एपेटाइट टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, जो है ना ये रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट कोई कभी अश्योरेंस नहीं दे सकता है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इनकम क्या इनकम करता है? अलाइनिंग रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी। रिस्क एपेटाइट और स्ट्रेटेजी को अलाइन करता है। रिस्क एपेटाइट आपका क्या एपेटाइट है? यहाँ पे देखो हर चीज़ डेफिनेशन से उठा के इन्होंने पॉइंट कर दी। रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी सेट करनी है। ये दोनों चीज़ों को मिला के फर्स्ट पॉइंट बना दिया, अलाइन करना दोनों। इनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि उनका मेन मकसद ही क्या है कि रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, इससे डिसीजन को इन्हांस करना जो कि रिस्क पे तुरंत रिस्पॉन्स दे सके। ऑपरेशन सरप्राइजेज एंड लॉसेस, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल लॉसेस, इतना ध्यान रख लेना। आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग मल्टीपल इन क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मैनेज करना मल्टीपल क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। ठीक है, क्रॉस एंटरप्राइज में जो रिस्क होते हैं ना उसको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना है। और उसके बाद में सीज अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी तो है उनको फुल रेंज ऑफ पोटेंशियल इवेंट पॉसिबिलिटी थोड़ी तो आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियली रियलाइज अपॉर्चुनिटी, जो उनको सीज कर देना, यानी कि रोक लेना। जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना उनको कहीं और जाने ना देना। और इम्प्रूविंग डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल को डेवलपमेंट करना। ओवरऑल कैपिटल नीड टू बी इनहांस, कैपिटल अलोकेशन को रोबस्ट रिस्क इन्फॉर्मेशन अलाउ ऑब्टेनिंग। अब इससे क्या फायदे होते हैं कि आपका कैपिटल अलोकेशन प्रॉपरली होता है, कैपिटल का अलोकेशन प्रॉपर होता है।
तो अलाइनिंग रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रेटेजी, एपिटाइट और स्ट्रेटेजी को अलाइन करता है। इनहांसिंग रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, ऑपरेशनल लॉसेस को उसके बाद में सीज, अपॉर्चुनिटी को सीज करता है, रिड्यूस रिस्क ये हो गया। आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, ये अगर क्रॉस एंटरप्राइज वाला आपको नहीं भी याद आए तो और कैपिटल में इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है, बस इतना कि कैपिटल के अलोकेशन में हेल्प करता है। बस ये 3 4 5 पॉइंट जो है ना, टोटल 6 पॉइंट है, उसमें से 4 भी पॉइंट आप 4 से 5 पॉइंट आप याद रख लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो ऊपर वाला थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करोगे, ये प्रोसेस वाला और एंटरप्राइज रिस्क इनकम पासिस में आप 3 से 4 पॉइंट तो आपको मिनिमम लिखनी ही चाहिए, फिर आपको 6 याद हो जाए तो और भी वेल एंड गुड है। तो कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, जो 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट के लिए मैंने कीवर्ड बनाया है आईओ, आईओ ई आर आर सी आई एम, आईओ ई आर आर सी आई एम, आईओ ई आर आर सी आई एम। 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट के लिए आईओ, 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ई आर आर सी आई एम, ऐसा करके आपको याद कर सकते हैं। वैसे तो क्या है कि डायरेक्टली, क्योंकि इसमें क्या कोई कीवर्ड बन ही नहीं रहा था और मुझे ये था कि आपको इसको सीक्वेंशियली याद करो तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम देखते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, दीज आर डिराइव फ्रॉम वे मैनेजमेंट रन्स, ये रन से मिल गया है यहाँ पे, मैनेजमेंट रन्स एंड एंटरप्राइज एंड आर इंटीग्रेटेड विद मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट इस ये कहाँ से डिराइव हुआ है, उस तरीके से जिसमें से बिजनेस रन करता है मैनेजमेंट, और आर इंटीग्रेटेड विद मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस से ये इंटीग्रेटेड हुआ है। इस कंपोनेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो इंटरप्राइज के रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए, एंटरप्राइज के रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए हमको आईओ यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले समझना होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेट करना होगा। पहले तो इंटरनल एनवायरनमेंट को समझो। आपको एक फिर इसमें मस्त चीज़ भी बताऊंगा मैं, आईओ ई आर आर सी आई एम। तो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले समझो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेट करो, ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद में इवेंट आइडेंटिफिकेशन। ये मैंने पहले भी एक एक चीज़ है, इवेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, आपको पहले ही पता है। तो मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं करा, क्योंकि हर बार क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, तो हर बार उस चीज़ को ज़बरदस्ती एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग फिर लाइनें चेंज कर करके उसको अलग अलग एक्सप्लेनेशन छाप देता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रिस्क का रिस्पॉन्स क्या होता है आपको पता है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होता है हर जगह पे करना चाहिए, और मॉनिटरिंग। आप तो पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको ये 8 पॉइंट याद होने चाहिए। आईओ से क्या है, आई से हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो अंदर के एनवायरनमेंट को समझो, 8 इंटरनल रिलेटेड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंदर के एनवायरनमेंट को समझा हमने, इंटरनल एनवायरनमेंट को समझा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट के बाद में हमने क्या किया, इवेंट आइडेंटिफिकेशन किया, इवेंट को आइडेंटिफाई करा। ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद में हमने इवेंट आइडेंटिफिकेशन करा, आईओ, आईओ हो गया ई आर आर सी आई एम, आईओ ई आर आर सी आई एम, इवेंट आइडेंटिफिकेशन करा। 4 के बाद में रिस्क असेसमेंट किया, के बाद में फिर एक और आर है रिस्क रिस्पॉन्स किया। असेसमेंट के बाद में रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स के बाद में कंट्रोल एक्टिविटीज़ करेंगे, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद में एक मॉनिटरिंग वाला जो पॉइंट है ना, मॉनिटरिंग वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, जबकि इस डायग्राम में नहीं दे रखा है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, तो आई ओ इंटरनल एनवायरनमेंट, ओ से ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ई से इवेंट आइडेंटिफिकेशन, आर से रिस्क असेसमेंट, आर से रिस्क रिस्पॉन्स, सी से कंट्रोल एक्टिविटीज, आई से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, एन से मॉनिटरिंग। तो हम वापस से बोलेंगे, एक बार वापस से बोलेंगे, आई से इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद में इंटरनल एनवायरनमेंट के बाद में हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में हमने क्या कर दिया कि ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में हमने इवेंट आइडेंटिफाई करा, इवेंट आइडेंटिफाई करा, इवेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद में हमने क्या करा, रिस्क असेसमेंट करा, रिस्क असेसमेंट के बाद में हमने रिस्क रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, उसके बाद में रिस्क रिस्पॉन्स के बाद में कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल एक्टिविटी, उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और लास्ट में क्या होता है, मॉनिटरिंग हो जाती है। समझ गए। तो 8 इंटररिलेटेड कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM जो है ना, ये ERM के बारे में हमने देखा था, वाइडली यूज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टूल है, ये सब वो सब ये बातें मैंने भरी भरी इसके बारे में पढ़ी थी। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज, तो आपको कहीं खो नहीं जाए उसके लिए मैंने आपको वापस रिकैप दिया है कि ये क्या चीज़ थी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अभी क्या है कि बच्चे वो सर क्या बोल रहे हैं करके कहीं और खो जाते हैं, और मोबाइल बंद रखा करो जब ये पढ़ रहे हो आप, अनलेस एंड अनटिल कि आप सिर्फ फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो आप नोटिफिकेशन ऑफ रखा करो। अब केस स्टडी, मस्त एक केस स्टडी है। पहले मैंने आपको बोला था कि ये केस स्टडी में हटाने की सोच रहा था, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो है ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो भी समझना बहुत ज़रूरी हो, तो आपको लिंक रहता है और एक सिनेरियो पूरा याद रहेगा। इन्फोसिस में क्या हो रहा था, मिटिगेटिंग वाटर रिस्क एट इंडिया बेस्ड। अब इन्फोसिस में क्या दिक्कत आ रही थी कि इन्फोसिस तो भाई मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, इतनी बड़ी कंपनी है कि इन्फोसिस में के लास्ट 15 सालों से अपलोड कर रही है बिजनेस कंसल्टेंसी, IT एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इट इज मेंटेन ए प्लांट टू मिटिगेट इट्स ऑपरेशन रिस्क रिलेटेड टू वाटर सप्लाई। इन्होंने क्या करा, अपना प्लान बनाया, इसलिए बनाया कि वो वाटर रिस्क मैनेजमेंट कर सके, वाटर की जो सप्लाई से रिलेटेड रिस्क था, वाटर की स्कैरसिटी थी, उसको उसको मैनेज कर सके, इसके लिए प्लान बनाया था। और उसमें उसने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी फंक्शन का यूज़ किया था। रिस्क ऑफ वाटर स्कैरसिटी, मेनली क्या रिस्क आ रहा था इन्फोसिस में कि उनके 2 लाख जितने उन्होंने एम्प्लॉय लगा रखे, उसके टोटल 2 लाख एम्प्लॉय इन्फोसिस में एम्प्लॉय है। जैसे कि रिलायंस में कहते हैं ना, शायद से 5 लाख एम्प्लॉय रिलायंस एम्प्लॉय कर रहा है ऐसे। तो ये 116 ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर है टोटल, उसमें से 40 तो लार्जेस्ट इंडिया में ही है, क्योंकि इन्फोसिस के 40 तो लार्जेस्ट सेंटर है उसमें इंडिया में। तो मान लो कितना बड़े सेंटर इसके रैपिडली जो है ना इंडिया में, क्योंकि इंडिया से ही आउटसोर्सिंग मेनली इन्फोसिस करता है। तो ये क्या है कि वाटर जो रिसोर्सेज है ना, उसकी स्कैरसिटी हो रही थी, खास करके कोई स्पेसिफिक सीजन जो होता है ना, जैसे स्कैरसिटी वाले सीजन में तो ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी, जब पानी की एक्चुअली में कमी फेस होती थी ना, मान लो कि मानसून नहीं हो रहा या फिर उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कतें होती थी। अब पानी क्यों चाहिए होता था, वाटर सपोर्ट्स द कंपनीज ह्यूमन कैपिटल, पानी क्यों जरूरत है। इन्फोसिस तो मान लो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग की ना, वो सारा काम करते हैं, उनको पानी से क्या लेना देना। लेकिन भाई 2 लाख लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई 2 लाख लोगों के लिए प्रॉपर क्लीनिंग वाटर, बाथ, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग के लिए पानी, क्योंकि इन्फोसिस अपने सेंटर्स हैं, उनके जो सेंटर्स है तो वहाँ पे लोगों के रहने की भी सुविधाएं रहती है, तो उनका उसके अलावा भी इसको वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग ड्राई पीरियड यानी ड्राई स्टेट, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ कि सर दारू वारू बंद है, वो वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। ये ड्राई पीरियड यानी कि सूखे के टाइम पे तो और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती थी। उसके बाद में देयर कैंपस एंड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर लैंडस्केपिंग एंड कूलिंग टावर, उनके जो टावर होते थे ना, उनको भी कूल करने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी था। यानी कि एट द एंड हर काम के लिए इन्फोसिस में बहुत सारे काम में पानी की ज़रूरत थी। तो रिस्पॉन्स टू द वाटर रिस्क, अब 5 रिस्क रिस्पॉन्स टाइप्स इन लाइन विथ कोसो फ्रेमवर्क। इन्फोसिस चूज अमोंग 5 रिस्क रिस्पॉन्स टाइप्स इन लाइन विथ कोसो फ्रेमवर्क। इन्फोसिस ने क्या करा कि कोसो फ्रेमवर्क के आसपास में 5 रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए उसने कोसो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तरीके पता करे कि भाई रिस्क को किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ रिस्क की बात करें, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, या तो एक्सेप्ट कर लो, अवॉइड कर लो, परस्यू कर लो, रिड्यूस कर लो, एस्केलेट कर लो, या फिर शेयर कर लो। इन लोकेशन वेयर वाटर स्कैरसिटी रिस्क इज हाई, अवॉइडिंग और एक्सेप्टिंग द रिस्क इज नॉट एन ऑप्शन। तो अब जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हाई है तो वहाँ पे या तो एक्सेप्ट करना, उसको अवॉइड करना तो ऑप्शन ही नहीं है कि किस हिसाब से आप यानी कि अवॉइड कर दोगे। भाई पहले ही स्कैरसिटी और आप उस रिस्क को ही अवॉइड कर रहे हो, उस रिस्क वाले प्रोजेक्ट में जा ही नहीं रहे, फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी तो कोई सेंस नहीं बनता कि एक्सेप्ट करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, इतने सारे 2 लाख एम्प्लॉय चले जाएंगे क्योंकि उनको पानी की दिक्कतें आ रही है। तो कंपनी चूज टू रिड्यूस द रिस्क, कंपनी को करना क्या होगा, फिर इसमें रिड्यूस करना होगा, इस रिस्क को रिड्यूस करना होगा। और इफ एक्शन टेकन डू नॉट फुल्ली मिटिगेट, अब कंपनी ने रिड्यूस करने के लिए जो एक्शन लिए गए, इन्फोसिस में डिसाइड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट बाय टेम्पररी मूविंग, या तो आप उस रिस्क को रिड्यूस कर दो, मैंने पहले भी 10 बार बता रखा कि आप तो रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो तो कर लो, या फिर उस
बिजनेस या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली आप उससे एक बार के लिए आउट हो जाओ, और इन रिड्यूसिंग देयर फुटप्रिंट इन अफेक्टेड डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि उस सेंटर से हट जाओ जहाँ पे ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा हो उस एरिया में, उस लोकेशन में। मान लो कि बिहार वाले एरिया में या फिर कहीं पे उसके सेंटर से, और वहाँ पे मान लो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, तो उधर से टेम्परेरीली अपना बिजनेस मूव कर दो। Following this analysis, the company implemented mitigation measures to address the root cause and reduce the risk to acceptable level. These measures है, अब इन्फोसिस ने क्या करे, कुछ रिस्क मिटिगेशन मेजर इम्प्लीमेंट किए, रिस्क मिटिगेशन मेजर, जिससे उन्होंने क्या फोकस किया, रिड्यूस वाटर के कंजर्वेशन पे फोकस किया, रिसाइकिल करना है, रीयूज करना, उसके बाद में इंजेक्शन वॉल्स, एक्वाफायर रिचार्ज थ्रू इंजेक्शन वॉल हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड रिजर्वेशन कंस्ट्रक्ट किए गए। इस टाइप से उन्होंने अलग अलग मेजर्स मिटिगेशन के लिए अपनाए। तो मॉनिटरिंग वाटर स्केर्सिटी, वाटर की स्केर्सिटी के मॉनिटर करने के लिए उन्होंने लास्ट 10 साल की बारिश का डेटा निकाला, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रेन वाटर ऑन ईच कैंपस, हर कैंपस में कितना कितना स्टोर कर सकते, वो सारा एस्टिमेट किया उन्होंने, मॉनिटर करा। जिससे कि इन्फोसिस ने कदम उठाया, तो उससे क्या बिजनेस आउटकम क्या आया, इन्फोसिस क्या कर पाए, इन्फोसिस ओपन कर पाए न्यू कैंपस। पहले अपने जो एग्जिस्टिंग 116 कैंपस थे उसमें से कितने थे, 46 थे, 40 सेंटर्स जो थे ना वो तो इंडिया में ही थे, तो उनको तो सस्टेन कर पाई, और ऐसे एरिया में और भी सेंटर्स ऑपरेट कर सकी जहाँ पे उनको कॉम्पिटिटर नहीं ऑपरेट कर पा रहा था। तो कॉम्पिटिटर से कोर कॉम्पिटेंस पे आ गई है, कॉम्पिटिटर के ऊपर जीत गई है। तो न्यू कैंपस इन लोकेशन वेयर कॉम्पिटिटर्स में नॉट बी एबल टू ऑपरेट ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज की वजह से कॉम्पिटिटर ओपन नहीं कर पा रहे थे। इन्फोसिस ने अपने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगा के मस्त एकदम उस सारे वाटर स्कैर्सिटी के रिस्क को खत्म कर दिया, और मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन यूजिंग स्टोर्ड वाटर इन टाइम्स ऑफ स्कैर्सिटी। अब क्या करा उन्होंने, जो स्टोर्ड वाटर था ना उसको स्कैर्सिटी के टाइम पे यूज करने लगे। तो इस हिसाब से इन्फोसिस जीत गया, इन्फोसिस जीत गया वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर। तो लिमिटेशन, अब जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है कि ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग, उसके बाद में डिसीजन ऑन द रिस्पॉन्स, ये तो कोई काम का नहीं, ये रहा। कॉस्ट और बेनिफिट में, बेनिफिट भी कंसीडर करना पड़ता है इसमें, कॉस्ट और बेनिफिट दोनों चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती, और ब्रेकडाउन हो सकते हैं इस सिस्टम के, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ह्यूमन फेलियर की वजह से भी हो सकता है, एरर आ सकता है, मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन का फेलियर हो गया, अगर आदमी ने सही से काम नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो एरर आ सकता है, मिस्टेक हो सकती है। कंट्रोल कैन बी सर्क्यूमेंटेड बाय कोल्यूवेंशन, अब कंट्रोल को तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा सकता है, अगर एम्प्लॉय मिल जाए तो, दो जने यानी कि वर्क 1 पर्सन इज चेक बाय अनदर, तो दोनों ही अगर पर्सन ये भी मिल, ये उससे मिल गया तो कौन किसका वर्क चेक करा, दोनों ही तो मिले हुए, तो वो तो कह देगा कि हाँ सर इसने तो सही काम किया था, फिर दोनों मिल के कंट्रोल के धज्जियाँ उड़ा रहे। फिर मैनेजमेंट एज एबिलिटी टू ओवरराइड, अब मैनेजमेंट की एबिलिटी तो ओवरराइड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट में इतनी पावर है कि मैनेजमेंट में ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मैनेजमेंट ही खुद इसका नाजायज फायदा, गलत फायदा उठा रहा है। लिमिटेशन प्रिक्लूड बोर्ड एंड मैनेजमेंट फ्रॉम हैविंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अब ये लिमिटेशन की वजह से बोर्ड हमेशा एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे नहीं जा सकती, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही ला सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन इन एंटिटी हैज सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब क्या है कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में, सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अदर के लोगों की सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना कोई खास नहीं है, मेन तो ऊपर वाला टॉपिक था लिमिटेशन। लिमिटेशन में मैंने ये 7 पॉइंट में आपको इसको तोड़ के रख दिया है, तो आपको इसको उस हिसाब से याद करना है। अब सेकेंड स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है ना, वो ISO 31000, ये बहुत ही मस्त है, और हमेशा ICSI इसमें पूछता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, दिस स्टैंडर्ड इज पब्लिश ऑन 13 November 2009 by providing comprehensive principle and guidelines. These standards help organization with their risk analysis and risk assessment. It applies to most business activity including planning, management, operation and communication process. उसके बाद में डेवलप, ये जो है ना, recommended where development to improve management techniques and ensure safety and security in workplace at all time। तो ये स्टैंडर्ड क्यों प्रोवाइड किया गया है,
ये स्टैंडर्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है कंप्रेहेंसिव प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट में हेल्प करता है। और ये इम्प्रूव मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन वर्क प्लेस में क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग the principle and guidelines of ISO 31000 in organization, the organization is able to improve operational efficiency। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएगा, गवर्नेंस, स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस एंड मिनिमाइज लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएगा। इसको मस्त यार 31000 इम्प्लीमेंट करने का, उसके बाद में आपको स्टेक गवर्नेंस भी आपका कंप्लाई हो जाएगा, स्टेक होल्डर भी राजी हो जाएंगे, लॉस भी खत्म हो जाएगा, ऑपरेशन भी इफेक्टिव हो जाएगा। मस्त ऐसे इन्होंने बातें करी है कि भाई हमारा 31000 लगा दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन प्रोवाइडिंग जेनरिक गाइडेंस फॉर द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। 31000 इज नॉट डेवलप, यहाँ पे हमें खो मत जाना, रेड वाला ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही हाईलाइट करके और इसको इसका क्रक्स निकाल दिया है। 31000 इज नॉट डेवलप फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए नहीं है। इट रादर इट प्रोवाइड बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस टू ऑपरेशन गाइडलाइन टू ऑल ऑपरेटिंग कंसर्न्स विद इन द रिस्क मैनेजमेंट। सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के साथ ISO 31000 मोदी जी ने बनाया है। ये कब आया था? 31000 2009 में आया था। इस इंटेंडेड फॉर ब्रॉड स्टेकहोल्डर ग्रुप इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव लेवल स्टेक होल्डर, अपॉइंटिंग होल्डर्स, उसके अंदर रिस्क एनालिस्ट के लिए होता है, लाइन मैनेजर के लिए होता है, कंप्लायंस इंटरनल ऑडिटर के लिए होता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर के लिए होता है। इंटेंडेड फॉर ब्रॉड स्टेक होल्डर्स ग्रुप, ये क्या है? 31000 जो है ना, ये सबके, ये जो ब्रॉड स्टेक होल्डर ग्रुप है ना, उनके लिए भी ये यूज़फुल होता है कि भाई ऑडिटर भी कंप्लायंस ऑफिसर भी देखेगा, रिस्क एनालिसिस भी देखेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे, तो ही तो काम का मतलब, वरना क्या मतलब है। बेनिफिट ऑफ ISO 31000, 11 की प्रिंसिपल्स दैट बेनिफिट ऑफ ISO 31000 इंक्रीज लाइटलीहुड। अब क्या है कि इसको लगाने से मस्त, इससे क्या होगा, डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव लाइटलीहुड टू अचीव ऑब्जेक्टिव, चांसेस बढ़ जाते हैं कि एंटरप्राइज, मरना होगा एंटरप्राइज को तो मरेगा ही मरेगा, कुछ ना कुछ कांड होके मरेगा ही मरेगा। लेकिन क्या है कि इससे के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि एवर चेंजिंग होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कल कोई फ्लड आ जाए, कोई अनएडवर्स अनवेलकम सर्कमस्टांसेस आ जाए तो बिजनेस की तो बैंड बजनी है। पर ऐसे क्या है कि उसकी लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव इंप्रूव कर देगा, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करेगा रादर देन रिएक्टिव। ये रादर देन रिएक्टिव में क्या होता है, ये कांड हो गया उसके बाद में आप उस पर रिएक्ट करके फिर कर देखे कि अरे यार चोरी हो गई, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। या फिर तुम प्रोएक्टिव में क्या होता है कि यार ऐसी टेक्निक रखो, ऐसी चीजें, ऐसे कंट्रोल लगाओ कि साला के कांड होए ही नहीं कोई भी। तो proactive management rather than reactive, comply with relevant legal and regulatory requirement। अब क्या होता है कि इससे हम कंप्लाई कर लेंगे लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, उसके बाद में सारे पॉइंट इंप्रूवमेंट वाले मॉड्यूल में तो इतना घटिया तरीके से दे रखा था, पर मैंने इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करता है, गवर्नेंस में हेल्प करता है, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैंने कहा था ना इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, तो लॉस प्रिवेंशन में, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस में हेल्प करेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस में हेल्प करेगा, इंप्रूव करेगा। ये सब चीज़ें इंप्रूव वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंप्रूव। उसके बाद में रिलायबल बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग में रिलायबल बेसिस प्रोवाइड करता है, मिनिमम लॉस करता है, इफेक्टिव एलोकेशन और यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल का इफेक्टिव एलोकेशन होता है। ये सब हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे कोई खास नहीं है। बेनिफिट में जनरल चीज़ें दे रखी है, इंप्रूव वाले 7-8 तो पॉइंट इंप्रूव वाले। उसके अंदर चांसेस इंक्रीज कर देगा, प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हो गया। उसके बाद में लॉसेस को कम कर देगा, बेसिस रिलायबल बेसिस इन डिसीजन मेकिंग दे देगा। उसके बाद में इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, मैनेजिंग ऑफ रिस्क यही 8 की बात करिए, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ा था, रिस्क को हम गिवन लिस्ट है, हाउ टू डील विद द रिस्क। अब जो रिस्क आया उसको कैसे करेंगे, या तो अवॉइड कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर शेयर कर देंगे, या फिर रिटेन कर देंगे,
चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी चेंज करते हैं, चेंजिंग द लाइक्लीहुड। आप तो ये 5 ही याद कर लेना, फालतू कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना। तो 8 वाले मैनेज रिस्क को जब भी मैनेज करने की बात करें ना, कैसे मैनेज करना है, तो 8 एक तरीका, 8 ये जो हैंडलिंग और मैनेजमेंट एक ही चीज़ है। हैंडलिंग में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की बात करी गई है जो है ना। स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, अब स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट अभी हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे वो भी आप खो जाते हो, तो उसके लिए मैं वापस लेके आता हूँ कि सर ये अचानक वापस फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ये स्टडी पढ़ी थी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था ना कंपोनेंट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM सिस्टम की बात करी थी। इससे ऊपर हमने देख लेते कि हमने क्या करा था, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स देख लिए थे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल बट ऑफ्टन। अब क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट तो करना है, रिस्क मैनेजमेंट में भी अलग अलग जगहों पर रिस्क का मैनेजमेंट हो सकता है। आपको ऑपरेशन में रिस्क है तो उसको मैनेज कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल में रिस्क है तो उसको मैनेज कर सकते हैं, आपके स्ट्रेटेजी में रिस्क है तो उसको मैनेज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बात करें स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट में। अब सर ऑपरेशन वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फाइनेंशियल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्ट्रेटेजी में गलती हो तो क्या होता है भैया? स्ट्रेटेजी ही गलत हो गई तो तुम्हारे ऑपरेशन की भी बैंड बच जाएगी, तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही से नहीं हो पाएगी, तुम्हारा इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा, तुम्हारी सही से स्ट्रेटेजी नहीं बनी तो तुम गलत तरह से ज़्यादा लोन ले लोगे, ज़्यादा डेप्ट वाली सिचुएशन में पड़ जाओगे, या फिर ज़्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट में आप चले जाओगे, तो आपकी बैंड पूरी तरीके से बच जाएगी। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी के रिस्क को मैनेज करना सबसे क्रूशियल होता है। एक बार आप ऑपरेशन और फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज ना भी करो तो चल जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट क्रूशियल बट ऑफ्टन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजिक क्रूशियल है, यहाँ पे ऐसा बोल रखा है। अब यहाँ पे मेन बात तो ये है, वो सब तो इन्होंने लैंग्वेज बना के लिख रखा है, मेन बात है स्टडीज ऑफ लार्जेस्ट पब्लिक कंपनीज इंडिकेटेड द स्ट्रेटेजिक रिस्क account for approximately 60% of major decision in market capitalization. Operation risk have just half that impact, about 30%, and financial risk generate about 10%. तो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि स्ट्रेटेजी के रिस्क से चोट लगेगी वो 60%, यानी कि 50% से भी ज़्यादा 60% तक चोट लगेगी। तो स्ट्रेटेजी का रिस्क है वो ऑपरेशन रिस्क से भी ग्रेटर है। ऑपरेशन में रिस्क हुआ तो उससे 30% ही आपको चोट लगेगी, और फाइनेंस में रिस्क हुआ तो आपको 10% ही चोट लगेगी। लेकिन स्ट्रेटेजी से रिस्क हुआ तो भाई साहब 60% चांसेस अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेटेजी में गलत होने से आपके 60% आपके डिक्लाइन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60% स्ट्रेटेजी के गलत होने से, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वर्स्ट पे लेके आ सकता है अगर स्ट्रेटेजिक रिस्क सही से हैंडल नहीं किया गया। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क में भी easiest to describe strategic risk by what is often confused with operational risk. Strategic risk अलग है, operational risk अलग है। Good operation means doing things right, while good strategy means doing the right things. सही चीज़ें करना और सही चीज़ों को करना, वो दोनों अलग चीज़ें होती है। कि डूइंग द राइट थिंग्स, सही चीज़ें करना, डूइंग द थिंग्स राइट यानी कि सही तरीके से करना सही चीज़ों को। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को हमेशा हम मिला देते, पर वो नहीं मिलाना चाहिए, वो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ऑपरेशन यानी कि आपका जो ऑपरेशन का प्रोसेस होता है, आपके काम करने का तरीका, वो एक अलग रिस्क है, और स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी एक अलग रिस्क है। Strategic risk arises when company fail to anticipate the market needs in the time to meet them. कंपनी स्ट्रेटेजिक रिस्क कब अराइज होगा? कंपनी मार्केट को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाई। भैया एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हो, अगर आप एनवायरनमेंट को ही एंटिसिपेट नहीं कर पाए तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। कंपनी दैट हैज अनमैच्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल स्टिल फेल्स इफ कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट्स टू इट्स प्रोडक्ट। अभी कंपनी का अनमैचेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि उसका ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं, ऑपरेशन में एकदम तगड़ी है कंपनी, लेकिन स्टिल जैसे कि नोकिया के साथ हुआ था, लेकिन कंज्यूमर भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो कंपनी की तो वाट लगी जाएगी, फेल हो जाएगी कंपनी के। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या ही गड़बड़ी थी बताओ? रेड चेरी का ब्लैकबेरी का जो फ़ोन था उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या दिक्कत थी? ये
एकदम रोबस्ट सिस्टम था इनका, एकदम शानदार सिस्टम था इनका। नोकिया के फ़ोन तो भाई ट्रेनों के नीचे दे रहे थे इन्हें, कहीं तो प्लेनों से फेंक रहे थे, तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो कोई भी था ही नहीं डिफेक्ट। सिक्स सिग्मा ये वो सब लगा के ज़ीरो डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट आते थे। लेकिन अगर कंज्यूमर ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा, तो आपकी तो स्ट्रेटजी आपने सही से नहीं अपनाई, स्ट्रेटजी मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने अडॉप्ट ही नहीं करी, तो आपकी वाट लगी जाने वाली। द रिस्क में भी इंक्लूड्स शिफ्टिंग इन कंज्यूमर डिमांड। अभी रिस्क से क्या होगा, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंज्यूमर की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, लीगल एंड रेगुलेटरी चेंज हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो जाएगा, मर्जर इंटीग्रेशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंजेस, सीनियर मैनेजमेंट टर्नओवर। ये रिस्क क्या इंक्लूड करता है वो बात करिए। रिस्क से क्या हो जाएगा वो नहीं बोला, मैंने गलत बोल दिया था। रिस्क में इंक्लूड, ये रिस्क क्या होता है, कंज्यूमर की, इस रिस्क से कंज्यूमर की डिमांड चेंज होगी, रेगुलेटरी चेंज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, स्टेक होल्डर प्रेशर आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क इज बेल कर्व। अब ये मस्त दे रखा, स्ट्रेटेजिक रिस्क बेल कर्व होता है। बेल कर्व होता है जिसमें कहते हैं कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे ये बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। इसके नीचे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क कर्व क्या होता है, बेल शेप कर्व होता है। बेल शेप कर्व बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है कि किसी भी रिस्क को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी भी सिनारियो को समझाने के लिए। बेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको कहते हैं, तो रिजल्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में रिजल्ट होता है लाइक्लीहुड अलोंग विद द वाई एक्सिस। और जो लाइक्लीहुड होता है ना, चांसेस होते हैं, वो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रिजल्ट दिखाया है, वाई एक्सिस में चांसेस दिखाया है। उसके बाद में एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ गिवन स्ट्रेटेजी वुड रिप्रेजेंट द पीक ऑफ दिस कर्व। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अब हमारी जो एक स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमको कहाँ दिखाई देगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट भी आ रहे हैं। मतलब कि हम पीक ऑफ द कर्व पे है, स्ट्रेटेजिक रिस्क के पीक ऑफ द कर्व पे है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ये है। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस आई, तो ये हम यानी कि सबसे हाई लेवल पे है बिल्कुल। तो ये हमारी एक्चुअल रिजल्ट हो गया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। इसके नीचे के ये वर्स्ट केस सिनारियो होते हैं, ये दोनों जो सिनारियो होते हैं ना, वर्स्ट केस सिनारियो होता है। तो मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसीडर, हर जनरली मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसीडर ओनली द पिक while ignoring the slope to the either side। इसमें हमेशा पिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और अगर अगर नीचे साइड आ रहा है ना, मान लो कि पिक तक हम जा रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी को हम उस स्ट्रेटजी को मानेंगे कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अगर हम यहाँ डाउन साइड जा रहे हैं तो मान लो उस स्ट्रेटजी को हम क्यों ही लेंगे। तो यही बात है, बाकी इसमें कुछ खास इतना ज़्यादा है ही नहीं। अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे, मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। अब यहाँ पे मेजर करना और मैनेज करना, ये से दैट यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। ऐसा कहा जाता है कि आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे जब तक आप उस चीज़ को मेजर नहीं कर पाओगे। भाई 100 बार मैंने समझा रखा, आपने रिस्क की वैल्यू निकालना सीखा था, एस्टिमेट करना सीखा था, रिस्क के एनालिसिस वाले फंक्शन में स्टेप सेकंड जो थी ना, IAAH में जो सेकंड स्टेप थी एनालिसिस वाले में, वहाँ पे हमने मेजर करा तो रिस्क की वैल्यू निकाली थी। तो आप उसी चीज़ को मैनेज कर पाओगे ना जिसको आप मेजर कर पाओगे। रिस्क को मटेरियल में स्टेटमेंट, तो मटेरियल जो बात कर रहे थे हम, तो वो मटेरियल आप मेजर कर पाओगे, उसी को मैनेज कर पाओगे ना। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेटेजिक रिस्क, वी विल बिगिन बाय एग्जामिनिंग हाउ टू मेजर इट। तो उसको मैनेज करना है किसी स्ट्रेटजी के रिस्क को, तो उसके लिए हमको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, उसको पहले मेजर करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क है, वो भी मॉनिटरी टर्म में है यूँ। अब स्ट्रेटजिक रिस्क कैन बी मेजर विद 2 की मैट्रिक्स। अब 2 मस्त मैट्रिक्स दे रखी इन्होंने, इकोनॉमिक कैपिटल दे रखी है और रिस्क रोका दे रखी है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैपिटल इज अमाउंट ऑफ इक्विटी रिक्वायर्ड टू कवर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। इकोनॉमिक कैपिटल क्या कह रही है कि हमारे पास इतनी इक्विटी होनी चाहिए कि हम कवर कर पाए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सोल्वेंसी स्टैंडर्ड्स। टिपिकली दिस स्टैंडर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंपनीज टारगेट डेब्ट रेटिंग। बस इतना ही आपको याद रखना है।
ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिस्क को मेज़र करने के लिए, स्ट्रेटेजिक रिस्क को मेज़र करना, मेज़र कर पाओगे तो ही आप मैनेज कर पाओगे। तो उसी रीज़न से यहाँ पे क्या दे रखा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, रिस्क देखो आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इनिशिएटिव डिविडेंड बाय इट्स इकोनॉमिक कैपिटल इफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन, अब ये क्या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है कि आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इनिशिएटिव डिविडेंड, रिटर्न कब का है, ये जो रिटर्न है ना वो आफ्टर टैक्स रिटर्न है। और अगर ये एक्सीड करता है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो ही वो इनिशिएटिव वाइबल है, वो रिस्क मैनेजमेंट का इनिशिएटिव, और वो वैल्यू ऐड कर रहा है, अदरवाइज वो आपकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। अदरवाइज अगर ये कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, जब को रिटर्न, इन शॉर्ट सब छोड़ो ना, क्या आपको टेक्निकल टर्म समझाऊँ, आपका जो रिटर्न है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो ही आपके लिए वो चीज़ वाइबल है, उसको मैनेज करना वाइबल है, अदरवाइज वो वाइबल नहीं है, बात खत्म। मैनेजिंग रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क इन्वॉल्व 5 स्टेप। अब स्ट्रेटेजिक रिस्क को मैनेज करने के लिए 5 स्टेप है। 5 स्टेप में डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो बिजनेस का स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव को पहले डिफाइन करो, फिर उसके बाद में एस्टेब्लिश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मेजर। 5 स्टेप है मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क इन्वॉल्व। सबसे पहले तो मेजर कर लिया यहाँ पे, उसके बाद में हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। पहले मेजर करोगे तभी तो मैनेज करोगे। मेजर करने के लिए 2 तरीके बता रखे थे, इकोनॉमिक कैपिटल और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, RAROC। उसके बाद में अब जो मेजर कर दिया तो उसके बाद में 5 स्टेप में हम उसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो बिजनेस स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे, मेजर हो गया, अब हम स्ट्रेटेजी, चलो स्ट्रेटेजी डिफाइन करो कि हमको ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। उसके बाद में परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू मेजर रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई रिस्क दैट कैन बी डिराइव वेरिएबिलिटी इन परफॉर्मेंस। अब दिस कैन बी डिराइव वेरिएबिलिटी इन परफॉर्मेंस, रिस्क को आइडेंटिफाई करना जो कि आपके परफॉर्मेंस में वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई करे, और एस्टेब्लिशिंग की रिस्क इंडिकेटर एंड टॉलरेंस लेवल फॉर क्रिटिकल रिस्क। की रिस्क इंडिकेटर को आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। देखो ऐसा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये 5 पॉइंट ये वाले, और एक मैंने जो ऊपर 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट बता दी, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप कितनी भी बार देख लो, मैं भी समझा दूँ, कुछ भी कर लो तो आप भूल जाओगे। बाकी सब तो ये ISO ये सारी चीज़ें आपको 2-3 बार ये रिवीजन देखोगे आपको याद आ जाएगा। केस स्टडी तो इतनी कोई खास नहीं है, पर ये जो है ना, ये सब लास्ट डे रिवीजन में आपको देख के जानी चीज़ें, ये जो है ना कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। वरना क्या है, आप इसको 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स में कहीं पे मिला दोगे या कहीं और मिला दोगे तो आपकी फिर हालतें ख़राब हो जाती। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम पास नहीं हो रहे, सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ICSI मार्क्स नहीं देता। भाई आंसर क्या पूछा है और क्या लिख रहे हो। तो अच्छा फिर क्या, कैसे जो डिफ़िकल्टी वाली चीज़ होती है ना, उसको एग्ज़ाम से पहले 5-10 मिनट में भी आप देख के जाओगे ना, तो आप एग्जैक्ट के एग्जैक्ट अगर उसका क्वेश्चन दिखा तो आपको उसको छाप दोगे। रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल, बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। शांति शांति शांति, जो भागने के लिए कर रहे हैं उनको कंट्रोल कीजिए भावनाओं को। तो रिस्क मैनेजमेंट फोकस ऑन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। रिस्क मैनेजमेंट का क्या काम होता है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना। और इंटरनल कंट्रोल है काउंटरिंग द थ्रेट्स एंड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिस्क मैनेजमेंट का क्या काम होता है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना। इंटरनल कंट्रोल में काउंटर थ्रेट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद में यहाँ काउंटर करना, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो फोकस पे किया था उसका एडवांटेजेस लेना। इंटरनल कंट्रोल ये काम करता है। मैनेजमेंट ने क्या काम किया, आइडेंटिफाई करा थ्रेट को, अपॉर्चुनिटी को, उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल करना, काउंटर थ्रेट्स को तो काउंटर कर देगा और अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले लेगा, बाकी कुछ नहीं। रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब रिस्क प्रोफाइल ऑफ कंपनी कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू रिस्क रजिस्टर। अब कंपनी की क्या रिस्क प्रोफाइल है, कंपनी की रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या है कि कंपनी किस किस एरिया में रिस्क आ रहा है,
की रिस्क क्या है, किस एरिया में आ रहा है और उस एरिया में की रिस्क क्या है, उसका कारण क्या है और मिटिगेटिंग मेजर। मस्त एक टेबल बना देने की। टेबल बनाने से क्या होता है कि कंपनी को पता पड़ता है कि हमारे के बिजनेस में रिस्क आ रहा है, हमारे फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है, ये भी ये फाइनेंशियल रिस्क है, उसके बाद में ये रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। तो कंपनी ने क्या है कि बिजनेस के एरिया डिफाइन कर दी कि भाई इन एरिया में बिजनेस रिस्क आ रहा है, तो इन एरिया में हमारे रिस्क आ रहा है। बिजनेस रिस्क आ सकता है, फाइनेंस रिस्क आ सकता है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क आ सकता है। इसके लिए मैंने कीवर्ड बनाया था बीएफ रेगुलेटरी। बीएफ रेगुलेटरी, बी से बिजनेस रिस्क, एफ से फाइनेंस रिस्क और रिस्क रेगुलेटरी रिस्क। अब आपको जब भी रिस्क रजिस्टर का क्वेश्चन आएगा, आप मानो या न मानो, आपको ये पूरा टेम्पलेट एग्जैक्टली छाप के आना पड़ेगा, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने एक दो नोट ऐसी भी कॉपीज देखी है, सर्टिफाइड कॉपीज, इसमें इन्होंने क्या किया था कि बस यहाँ से इन्होंने बिजनेस रिस्क, फाइनेंस रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क ये लिख दिया था, फिर अंदर के ये पॉइंट इनको समझ में ही नहीं आए, क्योंकि कोई मेरे जैसा कोई टीचर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, पर एक जो होता है ना मेमोरी टेक्निक या कुछ एक टेक्निक से जिसको आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा दे, वैसा नहीं आया। तो उन्होंने सेल्फ स्टडी में चले जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनको बैठता नहीं है, फिर वो अपने मन से ये ऊपर के हेड भी चेंज कर देते, फिर हमको मार्क्स नहीं मिलते। फिर कहते हैं कि सर हम टेम्पलेट तो एक सर हम टेम्पलेट तो बना के आए, फिर हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो बिजनेस रिस्क की रिस्क क्या है बिजनेस में कि डिक्रीज इन मार्केट शेयर। बिजनेस में क्या की रिस्क होगा, मार्केट शेयर डिक्रीज हो जाएगा। उसका कारण क्या है, बिजनेस में क्या ही रिस्क होगा आपका, या तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। बिजनेस में क्या ही सिचुएशन होती है, भाई बढ़ जाएगा तो वो तो कोई रिस्क ही नहीं है, तो मार्केट शेयर डिक्रीज होगा, वही तो आपका की रिस्क है। रिस्क रजिस्टर ये भी आप लास्ट डे जो है ना ये चीज़ देख के जाएंगे, एग्जैक्टली आपको याद रहेगा ये। बिजनेस रिस्क बी एफ रेगुलेटरी, बी से बिजनेस रिस्क, एफ से फाइनेंस रिस्क और ए से रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। तो बी से बिजनेस रिस्क हो गया। बिजनेस रिस्क में की रिस्क क्या है, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर में रूट कॉज क्या है, लेक ऑफ इनोवेशन इन मार्केट सर्वे। आपने लेक ऑफ कोई इनोवेशन नहीं करा, इनोवेशन ही नहीं करा। नोकिया सबसे बड़ा एग्जांपल है, या तो आपने इनोवेशन ही नहीं करा, मार्केट के एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेंट होता, आपने मार्केट पे ध्यान नहीं दिया, भाई साहब तो आपकी तो वाट लगनी लगनी है। तो अच्छा, लेक ऑफ इनोवेशन मार्केट सर्वे, लैक ऑफ इनोवेशन मार्केट सर्वे एटसेट्रा। तो आपने इनोवेशन नहीं करा, मार्केट सर्वे नहीं करा, उसकी वजह से आपका ये रूट कॉज हो सकता है, ये बिजनेस रिस्क आ सकता है। तो मिटिगेशन के लिए आप क्या करोगे, उसको मिटिगेट करने के लिए भाई हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, उसमें की रिस्क देख लिया, अब उसका रूट कॉज क्या है वो भी पता कर लिया, उसके बाद मिटिगेट क्या करेंगे। कीपिंग ऑन विजिल ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अब विजिल यानी कि निगरानी रखना, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या रहे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि फोल्ड वाले फ़ोन आ रहे हैं, बाद में एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे थे उस टाइम पे कीपैड की जगह, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट थे उस पर कंटिन्यूसली मॉनिटर करना। तो उसके बाद में भी फोल्ड वाले फ़ोन आ रहे हैं, फिर 100x जूम वाले S23 अल्ट्रा और वो सारी चीज़ें आ रही है, बेस्ट कैमरा फ़ोन आ रहे। तब वो जो मार्केट में डेवलपमेंट है अगर उस पर फोकस नहीं करा, आप घिसे पिटे कैमरे के साथ ही फ़ोन देते रहोगे, तो फिर तो आपकी वाट लगनी लगनी है। उसके बाद में फाइनेंशियल रिस्क लेवल, ये की रिस्क क्या है कि लेवरेजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैश फ्लो। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेवरेज करना एंड कैश फ्लो पे निगरानी करनी। इसमें की रिस्क क्या है, कैश फ्लो में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर लेवरेज नहीं हो सकता है, आप ज़्यादा डेप पे चले गए या फिर आपने ज़्यादा कैपिटल बढ़ा ली, जैसे कि आपको ज़्यादा फिर डिविडेंड देने की झंझटें आने लग गई, तो आपको प्रॉपर आपने उसमें प्रॉपर फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया, मैनेजमेंट में प्रॉपर अलोकेशन पे ध्यान नहीं दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से ये आपके रिस्क आ गया। तो उसका रूट कॉज क्या, इनेबिलिटी टू एक्सेस अप्रोप्रिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट। ये बोल दिया मैंने पहले ही कि भाई प्रॉपर फंडिंग रिक्वायरमेंट पे आपको अप्रोप्रिएट असेस कर ही नहीं पाए, अलग गलत तरीके से फंडिंग ले ली, डेब्ट ट्रैप में फंस गए, वो वाली सिचुएशन आ गई। तो अब इसमें हमको करना क्या है, इसके मिटिगेशन के लिए अडोप्टिंग ए रिसोर्सेज प्लानिंग पॉलिसी, कि भाई किस हिसाब से हम रिसोर्सेज लेके आए, क्योंकि रिसोर्सेज लाना भी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत का काम है ना। ज़्यादा डेप्थ ले लोगे, ज़्यादा डेप्थ ओरिएंटेड
फाइनेंस पे ले लोगे तो आपको लिक्विडिटी का इशू आ जाएगा, आपको परमानेंटली उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इक्विटी पे आ गए तो उनको फिर शेयर होल्डर को एक बार के लिए आप ना कर सकते, लेकिन डिविडेंड कभी ना कभी तो फिर देना ही पड़ेगा, तो वो भी एक तरह से आउटफ्लो ही है ना, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, जो रेगुलेटरी नॉन, इसमें तो क्या ही रिस्क होगा, इसमें रिस्क होगा नॉन कंप्लायंस का। तो इसके रूट क्या, रूट कोज क्या है, कारण क्या है, नोट कीपिंग एब्सॉर्ब ऑफ लेटेस्ट चेंजेस इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है, प्लास्टिक पे बैन लग रहा है, आपको कोई सूद ही नहीं, आप कोई अलग ही धुन में खो चुके हो भाई साहब, उनको कुछ खबर ही नहीं कि भाई प्लास्टिक पे बैन लग गया, और फिर अचानक से फिर रेगुलेटरी पेनल्टी लगा देगी आप प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर। तो नॉलेज अपडेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ रोबस्ट कंप्लायंस चेक लिस्ट, आपके पास में प्रॉपर चेक लिस्ट होनी चाहिए उसके मिटिगेशन के लिए, समझ गए। तो बी एफ रेगुलेटरी, बी से बिजनेस रिस्क, एफ से फाइनेंस रिस्क, आर से रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। की रिस्क देखना है, पहले तो एरिया देख लिया, फिर की रिस्क देखना है, की रिस्क के बाद में रूट कोज क्या हो गया, फिर उसके बाद में मिटिगेशन मेजर लगा दिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, ये रिस्क मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी टू डिफाइन द वेरियस लेवल्स ऑफ द रिस्क एट ईच स्टेजेस एक्टिविटी प्रोसेस एंड सब प्रोसेस। रिस्क मैट्रिक्स comprises of impact analysis, likelihood analysis, operational efficiency, design effectiveness. Rating are assigned to all the above category प्री एंड पोस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है रिस्क असेसमेंट के लिए, मैट्रिक्स बना रखी है, रिस्क असेसमेंट के मैट्रिक्स के ये कंप्राइज करती है इम्पैक्ट एनालिसिस, रिस्क का क्या इम्पैक्ट है, क्या लाइक्लीहुड है, क्या ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है, क्या डिज़ाइन इफेक्टिवनेस है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर रेटिंग असाइन करते हैं इस मैट्रिक्स में। द इनहेरेंट एंड रेसिडुअल रिस्क फॉलोइंग द रेड एम्बर ग्रीन कलर और कोडिंग मैपिंग टू हाई मीडियम लो रिस्क रिस्पेक्टिवली। अभी क्या है कि अलग अलग से फिर उसके में रेटिंग देने के लिए फिर रेड एम्बर कलर ग्रीन कलर कोडिंग दे देते हैं मैपिंग के, हाई रिस्क के, फिर लो रिस्क के एम्बर कलर में, ग्रीन रिस्क में कोई रिस्क ही नहीं है, वैसा सब कुछ उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मॉडल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्शंस। अब मॉडल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का मॉडर्न नहीं बोला, ये मॉडर्न नहीं बोला है, मॉडल बोला, ये मॉडल बोला है। मॉडल यानी कि एक फ्रेमवर्क, एक यानी कि फॉर्मेट दे रखा है, या फिर एक रफ आइडिया दे रखा है, या फिर एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रखी है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्शंस। रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस को ध्यान में रखते, रिस्क स्ट्रेटजी को ध्यान रखे, रिस्क एपेटाइट, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी कितनी एपेटाइट, ज़्यादा रिस्क की प्रोजेक्ट में तो जाने का ही नहीं, पहले ही बोल रखा है। रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क असेसमेंट, रिस्क प्रोटोकॉल, रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क मिटिगेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डिटेल प्रोसीजर, एलोकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉडल दे रखे कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, फॉलोइंग सेक्शंस। सारा ये हो गया। अब हम क्या करने वाले, इसके क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दे रखे हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट हमने देख रखा था, मैं वापस नहीं लेके जाऊँगा, बहुत बेसिक चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना। फिर हमने कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल रिस्क की बात कर रहे थे, मैन और वुमेन के एग्जांपल से दे रखा था, मैंने समझाया था। उसके बाद में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, तो मैंने वो BCF ST DRT और वो सब वाले बताए थे, MC LOL OP, वो सब जो मैंने बताए थे, तो वो मैंने कीवर्ड बता के आपको पहले ही समझा दिया था, तो इसमें कोई नया नहीं, मैंने 10-10 बार भर भर के समझाया है, वो आप ऊपर एक बार फिर देख लेना, मैं वापस इस चीज़ को रिपीट करूँ उसका कोई सेंस नहीं है। डिस्क्राइब द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये भी आपने देख लिया था। फ्रॉड रिस्क क्या होता है, स्ट्रेटेजी कैन बी अडॉप्टेड टू मिनिमाइज सच रिस्क, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे फ्रॉड रिस्क के लिए। ISO 31,000 पढ़ा था 2009, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, रेपुटेशन रिस्क हमने पढ़ा था, इज्जत पे रिस्क आ गया, हमने एग्जांपल दिया था अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला, और उसके बाद में मैगी वाला एग्जांपल दिया था। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग इसको रिपोर्ट करना पड़ता है, अगर नहीं रिपोर्ट करा तो 143 सबसेक्शन 15 के अकॉर्डिंग पे पेनल्टी आएगी। रिपोर्ट 2 जनों को कर सकता है, अगर 1 करोड़ तक का हुआ तो मैनेजमेंट और TCWG।
इनको करेगा उसको रिपोर्टिंग, तो ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपए हुआ तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और इसमें भी पेनल्टी है। अगर लिस्ट, एक सेकेंड, लिस्टेड हुई तो कितनी पेनल्टी थी, याद करो 5 लाख रुपए पेनल्टी थी। और अनलिस्टेड हुई ना, अनलिस्टेड या फिर अदर देन लिस्टेड, तो उस पर कितनी पेनल्टी थी, 1 लाख रुपए की। ये एक्चुअली में ये वाला पेन है, तो इससे कोई स्मूथ हैंड राइटिंग नहीं आती, बाकी मेरे हैंड राइटिंग अच्छी डिसेंट खासी इनफ है, यानी कि इतने मल्टी टैलेंटेड सर है तो राइटिंग पे फोकस नहीं किया होगा क्या। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तेरी किस्मत तो बदल दे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीएस प्रोफेशनल को मैंने बोला था कि 100% कवरेज अलोंग विद क्वेश्चन है, तो जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास दिसंबर, एक सेकेंड रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, तो पार्ट सेकेंड है, 20 मार्क्स का है हमारा, 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर पे ही है। ये दिसंबर 22 का पेपर है, एक बार ध्यान कर लेना। अभी का लेटेस्ट का दिसंबर 22 का पेपर है। मई 23 का पेपर मुझे मिला नहीं तो वो भी डिस्कशन हाथों हाथ करके निपटाई देते। डरते हैं कि हम किसी भी पेपर से, मुझसे पढ़े हुए और मुझसे पढ़े हुए तो सब रटवा के ही छोड़ेंगे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन शुड इन्वॉल्व कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन एज न्यू फेस एक्सपीरियंस एंड व्यू पॉइंट एज इंट्रोड्यूस। ये इन्होंने मॉड्यूल की लाइन कहीं से उठा के छाप दी, और फिर मेन बात क्या कही है, मेन एक्सप्लेन द असेंशियल्स टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन दैट गारंटेड मैक्सिमम रिटर्न। रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेंशियल्स, कुछ याद आ रहा है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेंशियल्स पूछा हुआ है, दैट गारंटेड मैक्सिमम रिजल्ट्स। हमने ध्यान करो याद करो, हमने 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स दे रखे थे, 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स पढ़े थे। 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स में मैंने आपको याद दिलाया था कि फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना, फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट लास्ट में लिख देना, फिर उसके बाद में PDRI हमने देखा था, टीम पार्टिसिपेशन। ये देखो, इस सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमने लास्ट देखे थे, टीम पार्टिसिपेशन, PDRI है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, रूट कॉज एंड सिम्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन और इवेंट्रीज, ये हमको सबको लिखने। उसके बाद में रिपीटेशन और अप्रोच हम लास्ट में लिख देंगे। अभी अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, जो ये फोर्थ पार्ट जो है ना, फोर्थ पार्ट जो उसके स्टार्टिंग में मैंने ये एक बार आपको ब्रीफ दिया था, और थर्ड पार्ट में भी ये मैंने भर भर के समझाया था, ये वही है। क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन दैट गारंटेड मैक्सिमम रिटर्न रिजल्ट्स। तो 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स आपको यहाँ से याद आ जाने चाहिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क विच मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्टेप्स इन्वॉल्विंग मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क को मैनेज करने के लिए हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने 5 स्ट्रेटेजिक रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टेप्स नहीं बोला था आपको, बोला था कि लास्ट टाइम याद एक बार देख के ही जाना। ये चीज़ें हमने स्टार मार्क कराई थी। डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में एस्टेब्लिश की परफॉर्मेंस मेजर इंडेक्स टू मेजर रिजल्ट, उसके बाद में आइडेंटिफाई रिस्क दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम वेरिएबिलिटी इन परफॉर्मेंस, एस्टेब्लिश रिस्क इंडिकेटर and tolerance level to for criteria risk and provide integrated reporting and monitoring। ये जो मैंने 5 जो पढ़े थे लास्ट में, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्व 5 स्टेप्स, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको मेन हेड आप लिखते जाओगे, अंदर एग्जैक्टली नहीं भी लिखोगे क्योंकि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगी। इवन ऑल इंडिया रैंकर 1 के लिए भी पॉसिबल नहीं कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन याद करना, लेकिन ऐसा है कि एक टेक्निक जो तरीके होते हैं उससे आप अपना आंसर में ये एग्जैक्ट पॉइंट आप छाप के आ गए ना, मेन जो की पॉइंट थे, तो उसके बाद में आपके आंसर में से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं तो एक आधा नंबर कट भी जाए तो भी उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सन हैंडलिंग रिस्क नीड टू बी आइडेंटिफाई एंड असाइन। ये वापस से पहले में करा, फर्स्ट क्वेश्चन में करा, वैसे के वैसे ही वापस लाइन उठा के छाप दी। एक्सप्लेन वे ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क।
एग्जिस्टिंग इन बिजनेस। अब हमने कहा था हैंडलिंग ऑफ रिस्क के लिए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में भी सेम ही चीज़ें दे रखी है। और हैंडलिंग ऑफ रिस्क क्या है, आर्ट है। अवॉइड, रिटेन, ट्रांसफ़र और रिडक्शन करके जो हमने पढ़ा था वो याद हो तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में क्या दे रखा है। ओनरशिप रिस्क शुड बी अलोकेटेड, ये करके इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया है। अब ये भी आप कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत एक बार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ी 2-4 लाइनें भी लिख दोगे ना, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है। मेनली आंसर तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पे इस चीज़ का 1 नंबर काट लेते, कभी कभी ऐसे करते एग्जामिनर। क्या पता किसी को एग्जामिनर बना के बिठा देते। ये एग्जामिनर तो क्या, इवेल्युएटर जो होते हैं ना, जो कॉपी को इवेल्युएट करते हैं। तो रिस्क को हैंडलिंग करने के लिए जो हमने बात करी थी, इन्होंने इसमें उन्होंने बोला था ना, ये रिस्क अवॉइडेंस आर्ट है, ये अवॉइडेंस AR²T जो मैंने बताया था। अवॉइड करना, रिटेन करोगे आर से उसके बाद में एक्टिव रिस्क रिटेंशन होता है, पैसिव रिस्क रिटेंशन होता है, उसके बाद में रिस्क रिडक्शन होता है, उसके बाद में T से ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र के 3 तरीके बताते हैं, टॉर्ट से, इंश्योरेंस से और अदर देन इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट से। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन मेरे को यहाँ तक ध्यान है, ISO 31000 के बारे में भी मस्त समझाया था मैंने। उसके बेनिफिट सब मैंने इम्प्रूव वाली जो चीज़ याद आ रही हो तो वहाँ से ISO 31000 एक बार यहाँ पे आंसर किस हिसाब से दे रखा है। एक्चुअली में ये करते कुछ भी नहीं, मॉड्यूल से ही कॉपी कट पेस्ट करके आंसर लिख देते। फिर स्टूडेंट एग्जैक्टली तो कैसे लिखेगा, एग्जैक्टली लिखेगा वही लिख पाएगा जिन्होंने मॉड्यूल से पढ़ा होगा, किसी रेफरेंस बुक से या कहीं से पढ़ा होगा। तो देखो 11 की प्रिंसिपल्स, उसके बाद में ये इम्प्रूव वाली जो चीज़ें थी ना, ये मॉड्यूल में इस हिसाब से लिख रखी थी। इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूँ। किधर गया हमारा क्वेश्चन, देखो। हेल्प इन सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन जो है ना, ये किस हिसाब से हेल्प करता है। तो इसके हेल्प करने में क्या है कि इसके बेनिफिट को एक्सप्लेन किया गया। अब आप क्या करोगे कि आप ISO 31000 को भर भर के आप एक्सप्लेन करोगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसमें मेनली पूछा कि ये किस हिसाब से हेल्प करता है, हेल्प किस हिसाब से करता है। तो इसके 11 प्रिंसिपल से और ये बेनिफिट में भी यही दे रखा है। तो ये इम्प्रूव वाले मैंने पॉइंट इंक्लूड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, बी अवेयर ऑफ नीड एंड आइडेंटिफाई, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पहले ही समझा दिया। मिनिमाइज आपके लॉस करेगा, प्रिवेंट लॉस प्रिवेंशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, क्योंकि मैं कब से इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ। और आपको अगर नहीं समझ में आया हो, हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं समझाने के, दिमाग खोल देने के बच्चों के अच्छी तरीके से। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी आंखें खुली हुई है, या फिर आंखें खोलने के और भी तरीके हो सकते हैं। सो चलिए, मजाक अपनी जगह, हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पेपर हमारा ये है GRMC का ही जून 22 का पेपर है। जून 22 का पेपर है। एक सेकंड, कोई ग्लिच आ रहा है। जून 22 का पेपर हम रीओपन करेंगे। तो ये जो पेपर है हमारे पास में GRMC का जून 22 का पेपर है। जून 22 के पेपर में हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन है जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, जो 20 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आए हुए। क्वेश्चन अब मैंने जो पढ़ा है वहीं से आया है। कोसो फ्रेमवर्क क्या होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इन ब्रीफ। अब 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट पूछा था। कोसो फ्रेमवर्क है ना, उसने कंपोनेंट बताया था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के। 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है। 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट हम यहाँ पे, ये रहा 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है। इसकी मैंने कीवर्ड भी बनाया था, IO ERR CIM। मैंने क्या मेमोरी वर्ड बनाया था, IO ERR
IOERRCIM। CIM एक्चुअली में मैंने इस भी एक क्वेश्चन को, एक इसी क्वेश्चन को और एक इससे जस्ट पहले वाले पेपर में डिस्कस किया था। इसको लास्ट टाइम देख के जाने का, ताकि इसके ये जो 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और कुछ भी नहीं है, कुछ स्पेसिफिकली नहीं करा है। पूछा है कि देर आर 8 इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में पूछा है। कोई केस स्टडी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। रिस्क रजिस्टर क्या होता है? टेम्पलेट ऑफ रिस्क रजिस्टर BF रेगुलेटरी, अभी बताया था मैंने, BF रेगुलेटरी। राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, बट यहाँ पे थोड़ी ऐसी राइटिंग आ रही है क्योंकि मुझे इस पेन से लिखना पड़ रहा है। तो ये BF रेगुलेटरी वाला रिस्क रजिस्टर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क की प्रोफाइल को बताता है, ऐसा सब कुछ हमको लिखना पड़ता है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप दोगे तो ही, नहीं तो इस चीज़ के आपके 1 मार्क्स काट लेगा वो, फिर आपको दिक्कतें हो जाएगी। हर चीज़ में देखो, 1 लाइन 2 लाइन इन्होंने हर चीज़ में लिखी है, हर आंसर में, हर बार ये लिखते ही है, तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में टेम्पलेट्स ऑफ रिस्क रजिस्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क रजिस्टर का टेम्पलेट, रिस्क रजिस्टर क्या होता है डायरेक्टली पूछा है, उसके अंदर एक्सप्लेन टेम्पलेट करा, फ्रॉड रिस्क एंड मेथोडोलॉजी टू मैनेज फ्रॉड रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉड रिस्क क्या होता है ये हमने सेक्शन 25 ऑफ IPC में देखा था, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था। उसके बाद में फ्रॉड रिस्क की जनरल लूज डेफिनेशन भी देखी थी और मेथोडोलॉजी में देखी थी, पर इसमें इतना सारा दे नहीं रखा है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल मटेरियल रेपुटेशन लॉस, फ्रॉड रिस्क के डिफाइन फ्रॉड मेथोडोलॉजी हमने क्या देखी थी कि पहले तो फ्रॉड को डिफाइन करो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करो, कम्युनिकेशन चैनल और डिसिप्लिनरी एक्शन, बस यही है, कुछ खास नहीं है। एग्जैक्टली हमने पढ़ा था, भर भर के पढ़ा था वहाँ पे उस टाइम पे। Risk oversight is a responsibility of the entire board and the same can be achieved through the structural review mechanism. In review of the system, the risk oversight board of director की responsibility होती है, हमने पहले ही बोला था। Explain the review mechanism which may be followed by the board of for the risk oversight. अब कौन सा mechanism है board of director को follow करना चाहिए risk oversight के लिए? risk oversight के लिए mechanism develop policy and procedure, step fostering risk awareness, organization culture and risk adjusted awareness, मेंटेनेंस ऑफ रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना, पहले पॉलिसी प्रोसीजर बनना थी, स्टेप्स फोस्टर रिस्क अवेयरनेस के लिए स्टेप्स ले ली, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप कर दिया, रिस्क रजिस्टर डेवलप कर दिया, उसके अंदर कंप्लायंस सर्टिफिकेट ले लिया। ये है रिस्क को ओवरसाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बस यही है, कुछ खास नहीं है। हर एक टॉपिक में से मैंने बोला था कि आपको हर एक टॉपिक में से ICSI क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, कहीं से भी कोने से जो भी 4 पॉइंट है उनका क्वेश्चन बना के पूछ रहे हो। अब इसके बाद में हमारे पास है दिसंबर 21 का पेपर, दिसंबर 21 का पेपर, एक सेकेंड, दिसंबर 21 का पेपर है जिसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, इसमें 20 मार्क्स के इसमें भी क्वेश्चन पूछे हुए। कंपनी सेक्रेटरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का 203 वाला जो पूरा जो पेरा है ना, गवर्नेंस प्रोफेशनल होता है, कंप्लायंस ऑफिसर भी कंपनी सेक्रेटरी होता है, गवर्नेंस प्रोफेशनल होता है। तो इस पे क्या रिस्क को मैनेजमेंट में इसका क्या है, एडवाइसिंग बेस्ट प्रैक्टिस के में हेल्प करता है, साउंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, साउंड बोर्ड को बनाने में हेल्प करता है, बैलेंसिंग वाला, ये सारे पॉइंट हमने वहाँ पे देखे थे। तो वही क्वेश्चन है, कुछ भी स्पेशल नहीं, आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना, बोला है कि 20 मार्क्स का चैप्टर है, तो छोटा सा चैप्टर है, कम से कम 20-25 टॉपिक है, तो एक एक टॉपिक को आपको रट के ही जाना पड़ेगा, उनके सारे स्टेप्स को, सारे लाइंस को, सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करके ही पढ़ के ही जाना पड़ेगा, हाईलाइट करके याद करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी फिर बच्चे फेकम फेक करते, फिर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें मत करो। तो उसके लिए कि वो चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए हम आ चुके हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन? रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है? आइडेंटिफिकेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है? तो हमने बोला था CA डेड वाली चीज़ जो हमने देखी थी, CA डेड वाली आइडेंटिफिकेशन में मैंने 100 बार आपको समझाया था, CADAD, CA डेड वाली जो चीज़ें हैं,
वो हमने देख लिए। आइडेंटिफिकेशन में ये स्टेप्स होती है, क्रिएटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस, फिर गैदरिंग इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेज, ये सब चीज़ें हमने वहीं पे देखी थी। डिस्कस ब्रीफली एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद में एक्सप्लेन द कंपोनेंट डिराइव फ्रॉम द वे मैनेजमेंट रन एंड एंटरप्राइज। जब भी कंपोनेंट की बात करें तो 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट की बात करें, जब भी असेंशियल्स की बात करें तो 7 आइडेंटिफिकेशन असेंशियल्स आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कभी मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस हिसाब से ही बताया कि आपको ये चीज़ें मिक्स नहीं होगी। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को बता दिया। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है यहाँ पे इन्होंने थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैंने और भी पॉइंट में कट शॉर्ट कर दिया था। मेरे जो नोट्स थे उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट की बात करी थी मैंने। इसके लिए मैंने वो बनाया था IOERR और CIM। IOERR एक्चुअली में क्या है कि ये आपको, इसीलिए ये थोड़ा अजीब सा कीवर्ड है, लेकिन इससे क्या है कि आपके 8 कंपोनेंट, 3 ये और 2 ये 8 कंपोनेंट आपके कवर हो जाएंगे। IOERR CIM। उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल फॉर ऑफ एंटरप्राइज इन एंटरप्राइज वाइड रिस्क ओवरसाइट। एंटरप्राइज वाइड रिस्क ओवरसाइट में पर्सनल जो होते हैं उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मस्त क्वेश्चन था, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे हमने डिस्कस करी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO के अल्टीमेटली अकाउंटेबल होता है, फिर सीनियर मैनेजर होता है वो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे यहाँ पे ऐसे पॉइंट वाइज नहीं दे रखा था, लेकिन वहाँ पे एक जनरल टॉपिक वाइज दे रखा था। बिजनेस यूनिट, सपोर्टिंग फंक्शन में सपोर्टिंग रोल होते हैं, इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस रिस्क ऑफिसर होता है के रोल होते हैं। तो ये आप में जनरलिटी बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। तो ये भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इसके बाद में जून 21 का पेपर आ गया है। जून 21 का, एक सेकेंड, जून 21 का पेपर आ गया। ये भी 20 मार्क्स का पेपर, पाँच मार्क्स ईच के 4 क्वेश्चन थे रिस्क मैनेजमेंट के। टाइप्स ऑफ रिस्क, कोविड पेंडेमिक, कौन से टाइप का रिस्क है। अब आपको ये क्वेश्चन देख के या फिर कोई भी ऐसा पेंडेमिक या वो हुआ तो एक बार के लिए तो आप सोच में पड़ोगे क्या बोल रहा है, कोविड पेंडेमिक भारी रिस्क है। आप क्या क्या फेंक फेंक करके लिखा होगा, कोविड पेंडेमिक में ये हुआ वो हुआ, तो इससे बिजनेस में लॉस हो गया। भाई टाइप किस टाइप का रिस्क है, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। यहाँ फाइनेंस नॉन फाइनेंस की तो बात है ही नहीं। तो उससे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा था कोविड पेंडेमिक में, कि हम इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस के बेस पे देखें ना, तो फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता है। लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात करें ना, तो हम क्या देखते थे, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, यानी सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, वो वाली चीज़ें देखी थी ना। मैन वुमेन के एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में भर भर के समझाया था मैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, कोविड पेंडेमिक क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है। कौन सा रिस्क है, सिस्टमेटिक, यानी कि आपके कंट्रोल के बाहर है, अनकंट्रोलेबल है। ये वुमेन वाला है, सिस्टम से काम करती है लेकिन कंट्रोल में किसी के नहीं, अनकंट्रोलेबल है वुमेन। वो वाला जो एग्जांपल जो मैंने दिया था वुमेन वाला। नॉट फुली कंट्रोलेबल, नॉट एंटायरली प्रिडिक्टेबल, मैक्रो इन नेचर, अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैन नॉट बी असेस्ड एंड एंटिसिपेटेड इन एडवांस। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी mandated for private company. What are the advantages of risk management policy? Risk management policy mandatory for private companies. Companies does not seems to be mandated framing of risk management policy for private कंपनीज एक्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए। हाउएवर सेक्शन 134(3) of the Companies Act, which provides a disclosure to be made in the board report of company, inter alia provides that the board report must include statement indicating development and implementation of risk management policy for the company, including identification of therein of element of risk, if any, which in the opinion of the board may be therein extensive existence of the company. As per the above statement, it may be inferred that companies, including private limited companies, are required to develop and implement a risk management policy.
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी इंक्लूड कर लिया गया। एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में लॉन्ग रन में आपको फ़ायदे मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है, रिलायबिलिटी अमंग स्टेक होल्डर में रिलायबिलिटी और रीअश्योरेंस की स्टेक होल्डर को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद में ISO 31000, इससे जस्ट पहले वाले पेपर में हमने देखा था रेपुटेशन रिस्क, हाउ इज इट मैनेज। ISO 31000 में वापस नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पहले ही देख लिया हमने। उसके बाद में रेपुटेशन रिस्क क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि फाइनेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव परसेप्शन से हमने पहले ही देखा था कि ये रेपुटेशन रिस्क होता है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता है। रेपुटेशन रिस्क कैन बी मैनेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल में बिजनेस स्ट्रेटेजी, ब्रॉड ओवरसाइट करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, कल्चर टू हैव गुड गवर्नेंस के लिए कल्चर के डेवलप करना, कॉर्पोरेट वैल्यू करना, फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर, चेक कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं ना, क्वालिटी रिपोर्ट से, ताकि कस्टमर जो है ना रेपुटेशन आपकी ख़राब नहीं हो, कल्चरल अलाइनमेंट, पीयर रिव्यू, ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो कि रेपुटेशन रिस्क को मैनेज कर पाओगे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। तो इसी के साथ ही ये पेपर भी हमारा ख़त्म हुआ, सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 20 का है। दिसंबर आपको बोला था मैंने, जो वादा किया तो हम निभा भी रहे हैं, सारे क्वेश्चन के पेपर कवर कर रहे हैं। तो दिसंबर 20 का पेपर है, यानी कि कहाँ से हमारा अभी जो अटेम्प्ट है वो आपका दिसंबर 23 आने वाला है। इतना पुराने पेपर भी, ताकि आप अच्छे से पढ़ो। दिसंबर 20 का पेपर है। तो ब्रीफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, डिस्कस इन ब्रीफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इट्स कंपोनेंट एंड लिमिटेशन। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये हमने यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद में इनकम्पासेस अलाइनिंग रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब हो गया। उसके बाद में 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट पूछे ना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की। जब भी कंपोनेंट की बात आती है ना रिस्क के कंपोनेंट की, तो 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट हम यहाँ पे छाप के आने के क्वेश्चन, क्योंकि 5 मार्क्स में तो फिर उन कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम दे दिए। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मांगी थी इसीलिए, और 5 मार्क्स में आप 3-4 पार्ट या आंसर के 3 पार्ट है ना। फिर लिमिटेशन में भी आपको मैंने 5 पॉइंट उसको कट शॉर्ट करके टोटल 7 पॉइंट्स में मैंने उसको बांट दिया था, ब्रेक डाउन वाला, ये वाला। एक बार आप लास्ट लेक्चर जो 4th लेक्चर है इसमें देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, रिस्क एनालिसिस एसेंशियल टूल एंड वन दैट कुड सेव टाइम मनी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड ब्रीफ आउट द यूज ऑफ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या होता है, उसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। रिस्क एनालिसिस क्या होता है, रिस्क एनालिसिस, रिस्क पैरामीटर, सेकेंड स्टेज एनालिसिस, हम ध्यान रखना। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन का जो आउटपुट होगा वो एनालिसिस का इनपुट होगा, मैंने बताया था। एनालिसिस सेकेंड स्टेज है, जो सेकेंड स्टेज है IAAH वाली। उसके बाद में एनालिसिस के बाद में यहाँ पे असेसमेंट आता है, उसके बाद में हैंडलिंग होता है। तो एनालिसिस क्या होता है वो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद में एनालिसिस यूजफुल इन मेनी सिचुएशंस लाइक प्लानिंग, कहाँ पे एनालिसिस यूजफुल होता है वो सब हमने वहाँ पे भी पहले देखा था। इम्प्रूव सेफ्टी में प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ें हमने वहाँ पे अच्छे से देख ली थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही चीज़ पूछ रहा है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क डू नॉट हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट। ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल रिस्क को इन्होंने डेफिनेशन दे दी है। क्या है कि डराने के लिए ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो क्वेश्चन मेन ये रहा, लिस्ट द नॉन फाइनेंशियल रिस्क इनकाउंटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस बाय बिजनेस। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में क्या था, ये मैंने मेमोरी वर्ड बनाया था, याद हो तो। और ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्क था उसका ये था, याद हो तो। नहीं याद हो तो एक बार मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने उसको कवर किया है, वो आप देख लेना। और यहाँ पे क्या, हैंडलिंग ऑफ रिस्क, एक्सप्लेन रिटेंशन एज द मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क रिटेंशन को
एक्टिव रिस्क रिटेंशन और पैसिव रिस्क रिटेंशन, ये दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आप सिर्फ रिस्क रिटेंशन को नहीं एक्सप्लेन करना है, उसके एक्टिव और पैसिव दोनों को ही हैंडल करना है। हैंडलिंग ऑफ रिस्क क्या होता है वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छा खासा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क वाले जो सी क्वेश्चन था, ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क में भी ये BCF STDRT वाला जो था उसी को यहाँ पे लिखे हुए 9.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ रिस्क, हैंडलिंग क्या होता है उसको समझा दिया। उसके बाद में रिस्क रिटेंशन मेथड को एक्सप्लेन किया गया। 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव रिस्क रिटेंशन, पैसिव रिस्क रिटेंशन, और यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो अभी तक के जितने भी पेपर देखे उसमें से मुझे ये पेपर थोड़ा तगड़ा लगा। इसमें आपको थोड़ी इश्यूज हो सकते थे। ये जून 19 का पेपर है, इसमें ICSI ने जो क्वेश्चन जो पूछे ना वो लेवल के पूछे। इसमें आंसर में एक बार आंसर देने में आप कंफ्यूजन में आ सकते हो। ये क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट, वेदर रिस्क मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल है रिलेशन। अभी इसमें आप क्या लिखोगे, आपको ये चीज़ टॉपिक पूरा एग्जैक्टली याद आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल में रिलेशन है कि नहीं? हाँ, स्ट्रॉन्गली इंटर रिलेटेड होते हैं, ये हमने बात करी थी। ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं अच्छे से, ये चीज़ हमने वहाँ पे समझी थी। दिस स्ट्रेटेजी है रिलेटेड रिस्क एंड मस्ट बी मैनेज इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल्स, ये सब चीज़ें देखी थी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी, इंटर रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में 6 प्रिंसिपल OECD, ये इतना आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बाकी मेनली उनका इंटर रिलेशन जो है ना आपको ब्रीफली एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। डिफरेंट डायमेंशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन थ्री इन रिस्क एनालिसिस प्रोसेस। अब रिस्क एनालिसिस जो प्रोसेस होता है ना, सेकेंड स्टेप थी IAAH वाली जो एनालिसिस। उसके बाद में असेसमेंट, फर्दर असेसमेंट, ध्यान रखना मैंने 100 बार चीज़ बोल दी है ये चीज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ये दे रखी है, और जो होता है ना अपने कॉस्ट ये दे रखी। तो रिस्क वैल्यू कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी इनटू कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ रिस्क आ जाएगी। समझ गए, रिस्क वैल्यू आ जाएगी। बस कुछ भी नहीं करना। डिफरेंट डायमेंशन ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइंग रिस्क एनालिसिस प्रोसेस। रिस्क एनालिसिस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। आइडेंटिफाइड थ्रेड्स, जो आइडेंटिफाइड थ्रेड्स होते हैं ना उसमें हमने इंस्टेंसेस दे रखे थे अलग अलग, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने। उसके बाद में रिस्क की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे एक बार देख लेते, वही किया है आंसर में। हाँ ये रहा रिस्क एनालिसिस थ्रेड। यहाँ पे ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रखी थी, इंस्टेंसेस दे रखे थे अलग अलग, ये वही सब दे रखा है सेकेंड स्टेप में। उसके बाद में ये रिस्क वैल्यू, प्रोबेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ इवेंट, ये आपकी वैल्यू आ गई। पार्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है और बहुत मस्त पूछ रखा है। While conducting the audit, security auditor found that by forged signature accountant had transferred huge amount in dummy account। अकाउंटेंट ने क्या करा कि डमी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ह्यूज अमाउंट। देयर वाज अ बिग फाइनेंशियल स्कैम इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात आ गई है। 447 फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात करता है। फ्रॉड क्या होता है हमने सेक्शन 25 ऑफ IPC में देखा था। उसके बाद में सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था। लूज डेफिनेशन भी फ्रॉड की देखी थी। Reporting of fraud on managing has desired the risk management policy to detect and control the fraud by preparing being a company secretary, point out the major aspect to be included in fraud risk management policy। मेजर आस्पेक्ट क्या क्या इंक्लूड करने चाहिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में, वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रॉड क्या होता है, ये सब फ्रॉड प्रोएक्टिव रहना चाहिए। फ्रॉड के रिलेशन में रिएक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। फ्रॉड होने के बाद में आप उठ के जा रहे हो कि भाई हम फ्रॉड डिटेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रोएक्टिव एडवांस में चलना चाहिए। और उसके बाद मेजर एस्पेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में मैंने समझाया था। डिफाइनिंग फ्रॉड, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन चैनल, डिसिप्लिनरी एक्शन, रिव्यूइंग द पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पास पेपर का। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट द सिचुएशन वेयर रिस्क एनालिसिस में बी यूजफुल। सिचुएशन बताओ जहाँ पे रिस्क एनालिसिस यूजफुल हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे रिस्क एनालिसिस यूजफुल हो सकता है। प्लानिंग द प्रोजेक्ट, ये रिस्क एनालिसिस क्या है पहले तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो लास्ट सेकेंड स्टेप होती है ना, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, एनालिसिस के बाद में असेसमेंट आता है, असेसमेंट के बाद में हैंडलिंग आता है।
ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद में एनालिसिस आता है, एनालिसिस को समझा दिया। और रिस्क एनालिसिस कैन बी यूजफुल इन मेनी सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में ये यूजफुल होता है। प्लानिंग प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग वेदर नॉट टू मूव फॉरवर्ड, सेफ्टी, प्रिपेयरिंग फॉर इवेंट एंड चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, वहाँ पे एनालिसिस सब हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूर्णतः ख़त्म हुआ। और ताकि अगर आपके कोई डाउट हो तो, वैसे डाउट तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कोई डाउट हो आपके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, समाधान तो हम कर ही देंगे। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आपका ये चैप्टर बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है, इतनी शिद्दत से कोशिश की है कि पूरी कायनात चाहेगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई भी रोकने, कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई आए भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यू, अपना सजेशन, अपने क्या आपको अच्छा लगा वो सब शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे और हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।